Welcome to our channel. जैसे कि आप देख रहे हैं अगेन दिस इज द राइटिंग ऑफ द विलियम शेक्सपियर एंड ओथेलो और द फाइनेस्ट ट्रेजेडी बाय द शेक्सपियर। तो आज हम फाइनेस्ट ट्रेजेडी डिस्कस करेंगे शेक्सपियर की 1590s एंड 1601 2 एंड 3। तो कहते हैं कि शेक्सपियर जो है ऐसा माना जाता है सन पार्ट ऑफ द एक्रोनिम के बहुत सारे जो लोग हैं ये वो हो सकते हैं शेक्सपियर या शेक्सपियर नाम का कोई था ही नहीं या फिर बेन जॉनसन ही शेक्सपियर है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जो है बात निकल के आती है रिगार्डिंग टू द शेक्सपियर। बट स्टिल हमें तो ये देखना है कि ओथेलो वर्क को द सेंट्रल कैरेक्टर इज द ओथेलो और बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी में है दिस इन परफेक्ट ड्रामा और वो भी ट्रेजेडी रेल में। और विलियम शेक्सपियर की इस राइटिंग को हम डिस्कोर्स के वे से समझेंगे एंड बिल्कुल एक एक लेयर को हम पील आउट करने वाले हैं। इसीलिए अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत मटेरियल मिलेंगे, इनमें द क्लिपिंग्स भी ऐड हैं ताकि आपको पता चल सके और थिएटर का जो है आप वो मज़ा भी ले सको। तो ये जैसे कि आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा दैट आई फॉलो टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम द फेमस लाइन अगेन बाय द इयागो। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे विलन आपको देखने को मिलेगा इयागो, जिसने सच में जिसके अंदर एज इन द ट्रू क्वालिटी ऑफ द विलन जो कि शेक्सपियर का फेमस विलन है इयागो। तो उसके ऊपर है ये उसके वो इसी नावल से लिया गया है, ओथेलो की नावल से ही हमें इयागो जैसे एक विलन देखने को मिलता है। वैसे तो पावर अगर हम देखें और सेंट्रलिटी अगर देखें और नटशल में बात करें तो उस पर टाइटल कहीं ना कहीं इयागो बनता है, बट स्टिल ओथेलो तो ये ट्रेजेडी है। तो फटाफट हम मूव करते हैं, 1 to 1 लेयर पे पहुंचेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा और सब कुछ आपका यहाँ पे अप टू द एंड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो हम थिएटर ओरिएंटेशन वाले विलियम शेक्सपियर को पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे थिएटर क्योंकि ड्रामा को स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है एंड द फेमस थिएटर द ग्लोब थिएटर जो कि शेक्सपियर का खुद का एक तरह से थिएटर हमें देखने को मिलता है। तो विलियम शेक्सपियर जिस तरह की इनकी राइटिंग है, ऐसा बोला जाता है कि इनकी राइटिंग को ऐसे इन अ फॉर्म ऑफ बुक और इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ द राइटिंग फॉर्म में नहीं समझा जा सकता। इसीलिए शेक्सपियर के ऊपर एक फेमस लाइन कही है दैट शेक्सपियर इज़ नॉट इन लाइन बट विद इन अ लाइन। कि शेक्सपियर को आप वो ओरिएंटेशन वो साथ ही साथ वो मोनोलॉग और वो स्टेज का ओरिएंटेशन जो है वो राइटिंग में नहीं आ सकती। और शेक्सपियर का ऐसा कहीं खुद भी नहीं था कि वो चीज़ों को लिखना चाहते थे, ऐसा कि सामने ये ड्रामा को ऐसे लिखना चाहते थे। वो तो फर्स्ट फोलियो जहाँ पे शेक्सपियर के वर्क को देखने को मिलता है, फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी फर्स्ट फोलियो। और ये जो फर्स्ट फोलियो है ये एज एन प्रिंटेड फॉर्म ऑफ फोलियो यानी शेक्सपियर ये जॉन हैमिंग्स है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दैट इज़ द हैमिंग्स जॉन हैमिंग्स और हेनरी कॉन्डल। ठीक है, हेनरी कॉन्डल इन 1623 में शेक्सपियर के जो प्लेस है 19 एंड समवॉट कहीं पे 20 प्लेस लिखे हुए हैं, इन सबको बहुत अच्छी तरह से कंबाइन किया गया। वैसे ओवरऑल जो है 36 प्ले हैं इसके अंदर, पर जो मेन प्ले कंसिडर किए जाते हैं दैट इज द 19 एंड द 20, तो जो कंटेनिंग द 36 ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले। तो पहली बार रिटर्न फॉर्म में आई है शेक्सपियर का प्ले 1623 में इन दोनों की मेहनत से, जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डल, जिन्होंने शेक्सपियर के इन सारे ड्रामा को रिटन फॉर्म में एक तरह से कंपाइल किया। तब देखते हैं शेक्सपियर के बारे में तो हर कोई जानता ही है नॉर्मली। यहाँ पे ही मैरिड टू दी एन हैथवे इन 1582 एंड बिहाइंड 1590 द लंदन और द ग्लोब थिएटर जहाँ पे इनके प्ले को बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता था। खुद का थिएटर था। हिज थिएटर अडॉप्टेड बाय द किंग जेम्स एंड द किंग्समैन इन 1603। तो इस थिएटर को किंग्समैन थिएटर भी बोला गया 1603 को। शेक्सपियर रिटायर्ड एज अ रिच एंड प्रोमिनेंट स्टैटफोर्ड एवोन इन 1613 एंड द डाइड 3 years later है ना। तो स्टैटफोर्ड अपॉन एवोन यहीं पे शेक्सपियर को भी दफनाया गया और 1613 में हमने यहाँ पे देखा फाइनली द डाइड 3 years later अराउंड 1616। तो दिस इज़ अबाउट सम ऑफ द बायोग्राफी रिगार्डिंग टू द विलियम शेक्सपियर। तो ये कुछ बायोग्राफी है, बस यहाँ पे आपको जो मेन ध्यान रखना है 36 प्लेज एंड 1623 फर्स्ट फोलियो मीन्स द प्रिंटेड फॉर्म और द डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। तो पहली बार डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में शेक्सपियर को रखा इन दोनों की वजह से, जॉन हेमिंगवे और हेनरी कॉन्टल की वजह से। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओथेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इसी का आप कहानी में भी देख सकते हो। जैसे स्पेन की फ्लीट आएगी, ब्रिटेन जो है वो लड़ रहा है और साइप्रस का सीन दिखाया गया है और ओथेलो को दिखाया गया है कि वो किस तरह से इस पूरे टीम को लीड करता है। ठीक है, तो वो सारा कुछ और जो पार्टी चल रही होती है बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो उसके लिए आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। इसी सब चीज़ ने फ्रेम किया शेक्सपियर को ताकि वो इतना खूबसूरत जो है एक ट्रेजेडी है, द फाइन ट्रेजेडी ओथेलो को लिख सके। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे किस, तो एक तरफ हमारे पास हैं कैथोलिक,
ठीक है, कैथोलिक बेसिकली इंग्लैंड वाले और जो ब्रिटेन है, और एक तरफ स्पेन है। स्पेन पे ऑलरेडी जो है कई अलग अलग बारबेरिक लोग, ठीक है, बारबेरियंस जंगली लोग, और साथ साथ मूर, ठीक है, मूर यानी बेसिकली मुस्लिम अफ्रीका साइड से, और साथ साथ मुस्लिम जो, ठीक है, जो जिन्होंने कब्जा कर रखा है, जो ब्लैक होते हैं वो, और उसके साथ जो है तीसरा इस्लामिक अरब, इनका कब्जा था स्पेन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन ये सोच रहा था कि स्पेन को जो है रिकॉन्कर किया जा सके, दोबारा जीता जा सके, और इसलिए, और क्यों ऐसा था कि स्पेन अटैक ना कर दे ब्रिटेन के ऊपर, इससे बचने के लिए, तो काउंटर करने के लिए, तो वो सोचे थे कि इसको रिकॉन्कर कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो है पोर्तुगीज़ जो हो गए और स्पेनिश जो हो गए, और भी जो अलग अलग चल रहे थे पोर्तुगीज़ का, क्योंकि देखो ब्रिटेन जो है यहाँ पे, है ना, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड बेसिकली, तो इंग्लैंड जो है वो क्या कर रहा है, इंग्लैंड बाकी नॉर्थ अफ्रीका में जो मूर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मूर्स हैं ब्लैक जो हैं, उनको उनके साथ ट्रेड कर रहा है, उनको लेके आ रहा है अपनी कंट्री में, लेके इसलिए आ रहा है क्योंकि उससे स्लेवरी करवाई जा रही है और स्लेव्स खरीदे जा रहे हैं, और इस चीज़ का डर था स्पेन को। तो स्पेन भी प्रोटेस्ट कर रहा था, बेशक स्पेन के अंदर मूर थे, पर और भी तो थे, अरब्स भी थे, बारबेरिक्स भी थे। तो स्पेन कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहा था कि कहीं सारे मूव्स जो हैं ब्रिटेन हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल ना कर ले। और और दूसरी तरफ हमें देखते हैं कि पोर्तुगीज़ भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा एक टाइम ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा मूव्स जो हैं वो ब्रिटेन में आ गए, जिस वजह से क्वीन एलिजाबेथ को एक तरह का डिग्री जो है, एक तरह का एक ऑर्डर इशू करना पड़ा, ताकि मूर को जो है एक्सपेल किया जा सके, जो अफ्रीका से आए हैं और स्पेनिश से आए हैं, उनको बाहर कर दिया जाए इंग्लैंड से 1599 और 1601 इसके आसपास। और यही टाइम था कि रॉयल चार्टर भी साइन हुआ था जहांगीर का, किसके साथ, अगेन हम देखते हैं कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो भी अभी आने वाला है, और जो रॉयल चार्टर जो साइन होगा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी साइन करेगी यहाँ के जहांगीर के साथ, वो साइन होने वाला है। तो ऑलमोस्ट ये जो टाइम है, इसने जो है शेक्सपियर को कहीं ना कहीं अंदर से एक्साइटेड किया, और साथ ही साथ इंस्पायर भी किया इन ऑर्डर टू राइट दिस फाइनेस्ट ट्रेजेडी ओथेलो। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट प्लीज़ अच्छे से समझ लेना, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे शेक्सपियर प्राइमरी सोर्स फॉर दी ओथेलो वर्स, के शेक्सपियर ने जो ओथेलो लिखा उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, उन कैपिटानो मोरो, इट मीन द मोरिश कैप्टन। ये वन ऑफ द 100 शॉर्ट स्टोरीज इन द कलेक्शन ऑफ द ग्ली हैक्टोमिथी, द पब्लिश्ड बाय द इटालियन क्लिंथियो। तो यानी ये जो क्लिंथियो की स्टोरी थी, ठीक है, जो क्लिंथियो की स्टोरी जो है, इस स्टोरी ने शेक्सपियर के ओथेलो के लिए प्लॉट का काम किया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो शेक्सपियर इंट्रोड्यूसेस द सेम माइनर न्यू कैरेक्टर लाइक द ब्रेबेंटियो एंड द रोड्रिगो, another alteration for instance like the क्लिंथियोस वर्जन। तो ओथेलो किसके ऊपर बेस है, द क्लिंथियो की 100 स्टोरी थी जो थी, उसी के ऊपर ये भी फैब्रिकेटेड है। तो ओथेलो इज दैट फॉर्मली लव्ड एंड वाज रिजेक्टेड बाय द डेसिमोना। डेसिमोना इज द हीरोइन of this drama. There are also similarity between the Othello and the Moorish captain. The story named The Three Apples, narrated by the Nambadaji, that is that Sirizadi in the Thousand and the One Nights. इतना नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना कि मोरिश कैप्टन या उन कैपिटनो मोरो एक इटालियन राइटिंग है, तो उसके प्लॉट को शेक्सपियर ने यूज़ किया है फॉर राइटिंग दिस ब्यूटीफुल ट्रेजेडी ओथेलो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। Now the key facts देख लेते हैं। The tragedy of Othello, the Moor of Venice. This is the full title of the writing. ठीक है, तो अगर आप जैसे यूजीसी NET यानी नेट की तैयारी कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है, या फिर किसी DSSS इनके लिए अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पूछते हैं जैसे फुल टाइटल। तो फुल टाइटल क्या था, ट्रेजेडी ऑफ द ओथेलो द मूर ऑफ द वेनिस, रिटन 1603। ठीक है, ईयर इज इम्पॉर्टेंट, द बिगिनिंग ऑफ द 17th century। इंग्लैंड पब्लिश 1622, द प्रीकर्सिव ऑफ द फर्स्ट फोलियो। तो फर्स्ट फोलियो का प्रीकर्सिव वे में, यानी अब लग रहा था फर्स्ट फोलियो आने वाला, तो उसी टाइम पे इसको पब्लिश किया गया। रेनेसा पीरियड पे है। द रेनेसा मीन्स अगेन द रीबर्थ और द रिवाइवल। ठीक है, रेनेसा मीन्स रीबर्थ और द रिवाइवल। ऐसा क्यों बोला गया है रीबर्थ और द रिवाइवल? देखो, रेनेसांस का सिंपल मतलब होता है कि इट मीन दैट शिफ्टिंग फ्रॉम द थियोसेंट्रिक और थियोसेंट्रिसिज्म, अगर हम थियोसेंट्रिसिज्म से होमोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू पे मूव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेनेसा। थियो मीन्स गॉड सेंट्रिक। इससे पहले सब कुछ जो है वो चर्च कंट्रोल करती थी, चर्च के थ्रू ही मॉरल प्लेस दिखाए जाते थे, मोरालिटी प्लेस दिखाए जाते थे। ठीक है, और इंटरल्यूड बेशक आए, पर वो इंटरल्यूड
एक तरह के इंटरल्यूड का मतलब सिंपल होता है, इट मीन द कॉमेडी, बीच बीच में जो ब्रेक दिखाते हैं वो। तो ये जो प्लेस हुआ करते थे चर्च में जो दिखाए जाते थे, इनमें मॉरल लेसन प्रोवाइड करते थे, सीख देना हर किसी में, ये करोगे तो ये होगा, यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, ऐसे ऐसे, यानी ज्ञान की बातें झाड़ना। तो लोग बोर होने लगे। तो ये जो ह्यूमन क्वालिटीज़ को एंजॉय करना है, दैट इज़ कॉल्ड दी होमोसेंट्रिसिज्म। तो यही कहते थे रेनेसा। रेनेसा का सिंपल मतलब है, इट मीन दैट शिफ्टिंग फ्रॉम द थियोसेंट्रिक आइडियोलॉजी टू दैट ऑफ द होमोसेंट्रिक आइडियोलॉजी। अगर आप भगवान जैसे उन पे यानी गॉड सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ समझ रहे हो, उसको हट के अगर आप ह्यूमन क्वालिटीज एंजॉय कर रहे हो, द ह्यूमन फीलिंग एंजॉय कर रहे हो, दैट राइटिंग, लिसनिंग, पेंटिंग, ये सब कुछ, दिस इज़ द ह्यूमन क्वालिटी, और इसको एंजॉय करना, दिस इज़ द रेनेसा। और रेनेसा पीरियड है क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं इज इन ट्रेजेडी, एंड दिस इज ट्रेजेडी ऑफ नॉट एनी गॉड, किसी भगवान की ट्रेजेडी नहीं है, इट्स इन ट्रेजेडी ऑफ ए कॉमन मैन, दैट इज द ओथेलो, और ओथेलो की ट्रेजेडी है। इट मीन दैट यू आर अगेन एंजॉइंग दी होमोसेंट्रिसिज्म, इट मीन दैट ह्यूमन क्वालिटी। अगर हम ह्यूमन क्वालिटी को एंजॉय कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं होमोसेंट्रिसिज्म, और यही है रेनेसा। ठीक है, शुरुआत चौसर से हुई थी, जैसा आपने भी पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में भी रहा होगा चौसर। तो चौसर के उससे शुरुआत हुई थी, और जो शेक्सपियर की जितनी भी राइटिंग है, दैट इज़ ए ड्रामा, और जब से आप ड्रामा बोल रहे हो, इट मीन दैट इज़ एन अनदर फॉर्म ऑफ होमोसेंट्रिसिज्म। तो वेनिस एंड साइप्रस में सीन को सेट किया गया है, क्लाइमेक्स बिल्कुल पीक पॉइंट पे मिलता है, और राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। दिस इज़ अगेन द ट्रेजेडी, और जो ट्रेजेडी है द मर्डर ऑफ द डेस्टिमोना, बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर, बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर, इसका जो मर्डर हो जाएगा यहीं पे क्लाइमेक्स आ जाएगा, और एंटागोनिस्ट यानी विलन हमें मिलने वाला इयागो, और ये भी सच में बहुत ही अच्छा जो है विलन देखने को मिलता है इस राइटिंग में। नाउ एक्सरेट देखते हैं द मूर और द लेस। In Elizabethan England, the term Moor could be used to refer a wide range of non-European person। तो ठीक है, मूर किसके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता था, जो कि नॉन यूरोपियन थे, जो यूरोप के नहीं थे। तो ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए, नॉर्थ अफ्रीकन्स के लिए, अरब के लिए, इवन फॉर इंडियंस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। रेफरेंसेस टू दी ओथेलो's origin throughout the play of the contradictory and the ambiguous Iago calls Othello a Barbary horse। ठीक है, यागो ने ओथेलो को बारबरी हॉर्स कहा थी। बारबरी वॉज एन एरिया ऑफ द अफ्रीका बिटवीन इजिप्ट एंड द अटलांटिक ओशन। तो अफ्रीका को डील करते हैं बारबरी यानी जंगली लोग, तो अनसिविलाइज वन। ठीक है, तो रॉड्रिगो हाउएवर कॉल्स इन द थिक लिप्स। तो रॉड्रिगो ने उसे बोला है थिक लिप्स। तो यानी ओथेलो के बारे में हम कैसे पता करते हैं कि वो कहाँ से था और कैसा था और क्या था। तो मूर इयागो ने उससे क्या बोला है, बारबरी, जिसका मतलब वो अफ्रीका से होगा। और थिक लिप्स बोले गए हैं, तो यानी रॉड्रिगो ने से थिक लिप्स बोला है, इसका मतलब साफ अफ्रीका से। ब्रेबेंटियो कॉल्ड हिम अ सूटी। सूटी मीन्स ब्लैक। ठीक है, यानी कितना काला था तो वो सूटी। तो ये सारे वर्ड्स यूज़ करे गए हैं। तो बार, दिन बैरी हॉर्स, और साथ साथ थिक लिप्स। ठीक है, और इसके साथ साथ सूटी। सूट मीन्स अनबर्नड कार्बन। जैसे मोमबत्ती आप जलाते हो पर हाथ रखो तो वो जो कार्बन का निकल के आता है उसे कहते हैं, जो काला काला हो जाता है उसे सूट कहते हैं। तो सूटी बोला किसने, ब्रेबेंटियो ने। एंड रेफर्स टू दी ब्लैक, और ब्लैक बोला गया द शेक्सपियर ऑन ऑडियंस वुड हैव थॉट अ मूर। तो इसीलिए इसको मूर प्रेजेंट किया गया। यहाँ से हम समरी करने वाले हैं, और प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो यार प्लीज़ कर लो, है ना। और यहाँ पे आपको बहुत मटेरियल मिलेंगे, और अगर कोई सा भी आपको वर्क लग रहा है वो टफ़ है तो प्लीज़ 1 महीने पहले आप रिक्वेस्ट डालो, उसको बहुत ही डीपली बहुत अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। एंड ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी एंड सेमेस्टर। ठीक है, वो भी, ताकि मैं उसको फिर कवर कर सकूँ। चलो अब शुरू करते हैं समरी को। अब यहाँ पे आप मैप देख सकते हो। इस मैप कहाँ पे, देखो ये रहा वेनिस, दिस इज़ वेनिस, और ये पूरा आपका दिस इज़ इटली, एंड इटली की ये पूरी कैपिटल रोम, और ये फ्लोरेंस, ये नेपल्स। ठीक है, और ये वेनिस। ठीक है, वेनिस, ये मिलान एंड जिनोवा। ठीक है, तो मेन है आपको ये ध्यान रखना, वेनिस एंड फ्लोरेंस और रोम, नेपल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास। और इस तरफ ये देखो, ये स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, है ना। और इधर जब हम आते हैं तो ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका, और ये बीच में मिडिल ईस्ट, दैट इज़ कॉल्ड साइप्रस। ये रहा साइप्रस। ठीक है, अरेबिक नेशन यानी साइप्रस। तो साइप्रस ये है, और वेनिस अगर हमारे पास इटली है, और साइप्रस हमारे पास मिडिल ईस्ट है। तो थोड़ा दिमाग में आपके ध्यान रहेगा, जब कहानी चलेगी तो एग्जैक्ट आप लोकेशन को ट्रेस कर सकते हो विद इन माइंड। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, वेनिस कर रखा है, पिछली वाली स्लाइड में आपने देख लिया होगा। तो हमारे पास इस कहानी में जो सेंट्रल हीरो है जिसके नाम पे, दैट इज़ ओथेलो, जो पूरे मिलिट्री कमांडेंट है और अच्छी वेलिएंट है, पावरफुल है। ओथेलो के बारे में हल्का सा बैकग्राउंड आप ये ध्यान रखना, ही वॉज मुस्लिम। पहले वो मुस्लिम था, उसके बाद उसने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करी, और फिर डेस्टिमोना से आगे शादी करी। तो डेस्टिमोना बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस टाइप, और बहुत ही सीरीन, प्लेसिड, शांत,
और जो ब्यूटी का एक्सीडेंट है, जिसे हम सच में कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी, वो डेस्डिमोना में दिखता है, जो इस वजह से शायद, और यही वजह थी शेक्सपियर की क्वालिटी ऑफ प्लेसिंग द वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर। और इस वजह से जॉन कीट्स, जो कि यंगर रोमांटिक यानी द एज ऑफ रोमांटिसिज्म और रोमांटिक एज के राइटर 1810, 12, 13, 14 में आपको दिखा होगा द जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स ने शेक्सपियर के बारे में यही बोला था दैट शेक्सपियर वॉज ब्लेस्ड विद द नेगेटिव कैपेबिलिटी। इसका मतलब सिंपल है, शेक्सपियर के अंदर जो थी इज़ अबाउट दी नेचुरलनेस। यही चीज़ है जो शेक्सपियर को यूनिवर्सिटी विट से भी अलग बनाती है। तो शेक्सपियर के अंदर जो नेचुरल एसेंस है वही उन्हें बेन जॉनसन से अलग बनाता है ऑफ प्लेसिंग द कैरेक्टर विद अ डिफरेंट साउंड। ठीक है, वो डेस्डिमोना है। तो यानी हम अब आते हैं नॉर्मल, वो तो हम एनालिसिस में देखेंगे। डेस्डिमोना ये इसमें एज एन मेन इन दोनों की शादी होगी, तो ओथेलो एज एन सेंट्रल कैरेक्टर, डेस्डिमोना एज एन हीरोइन। ओथेलो के अंदर जो है एक हमारे पास कैसियो है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास इयागो है। इयागो द ब्यूटीफुल, अगेन द विलन। विलन भी खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे डायलॉग्स दिए गए हैं। कैशियो और इयागो, और एक और हमारे पास है रॉड्रिगो। रॉड्रिगो, ठीक है, और एक इयागो की जो वाइफ है दैट इज़ एमिलिया, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगी हमें बीच में। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी कहानी मूव होगी। तो हम अब चलते हैं स्टार्टिंग में। देखो, इन वेनिस, वेनिस में कहानी की शुरुआत होती है रॉड्रिगो। और रॉड्रिगो जो है, ये जो रॉड्रिगो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, RODERIGO है ना, रॉड्रिगो। तो रॉड्रिगो जो है वो डेस्डिमोना से प्यार करता था, यानी बहुत ज़्यादा उस पे लट्टू था, यानी डेस्डिमोना पे। तो रॉड्रिगो कंप्लेन करता है इयागो को, मैंने तुझे पैसा दिया था। रॉड्रिगो किसको कंप्लेन कर रहा है? इयागो को, कि मैंने तुझे पैसा दिया था कि किसी तरह से डेस्डिमोना जो है उसको तू मेरे से पटवा दे या सेट करवा दे, जो भी भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले जैसे ही ओपन होता है तो रॉड्रिगो और इयागो आते हैं पहले सीन में। एक्ट वाइज लिखते थे शेक्सपियर एंड 5 एक्ट्स यूज़ करते थे। तो फर्स्ट एक्ट में जैसे ही आप ओरिजिनल नॉवल को और ड्रामा को, बेसिकली नॉवल नहीं बोल के ड्रामा बोलना चाहिए यहाँ पे, तो ड्रामा को जैसे आप या प्ले को जैसे आप ओपन करोगे तो आपको जो पहला सीन है वो रॉड्रिगो और इयागो का मिलेगा। तो वहाँ पे रॉड्रिगो इयागो को कहता है कि मैंने तेरे को एक काम दिया था, वो काम ये था कि डेस्डिमोना को किसी तरह से मुझसे सेट करवाना था, यानी मुझसे पटवाना था, पर तूने वो नहीं किया। और यही वजह है कि वो ओथेलो के साथ भाग गई, यानी डेस्डिमोना ओथेलो के साथ भाग गई। इयागो कहता है, इयागो रिस्पॉन्ड दैट ही टू हेट्स ओथेलो। इयागो बोलता है कि तुझे क्या नफरत है, मुझे भी ओथेलो से नफरत है। तेरा तो दुश्मन है ही वो, क्योंकि जिससे तू प्यार करता था उसको लेके वो भाग गया, पर मेरा भी दुश्मन है, ठीक है। तो यानी इयागो और रॉड्रिगो दोनों दिखाए गए हैं कि वो ओथेलो से नफरत करते हैं। इतने में अब रीज़न बताता है इयागो। इयागो बोलता है कि उससे क्यों, कैशियो, अभी कैशियो को नहीं लाते हैं, सिंपल बात कर। देखो, रॉड्रिगो इसलिए नफरत करता है ओथेलो से क्योंकि रॉड्रिगो डेस्डिमोना को प्यार करता है ना। रॉड्रिगो किसको प्यार करता है? डेस्डिमोना को। अब जब रॉड्रिगो डेस्डिमोना को प्यार करता है तो वो डेस्डिमोना जो है फाइनली अब वो ओथेलो से प्यार करती है, यानी ओथेलो डेस्डिमोना को ले गया, तो रॉड्रिगो इसीलिए नफ़रत करने लग गया ओथेलो से। और इयागो इसलिए नफ़रत करता है ओथेलो से क्योंकि जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट थी, मिलिट्री में जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट थी, वो इयागो को मिलनी चाहिए, पर ओथेलो ने इयागो को नहीं दिया वो पोस्ट। किसको दे दिया? कैशियो को। तो कैशियो को, यहाँ पे हमारे पास अब 3 कैरेक्टर आ गए। हमारी कहानी जो घूम रही है ओथेलो, कैशियो, इयागो, रॉड्रिगो, इन चारों पे घूम रही है। ओथेलो दोबारा से एक हमारा बिल्कुल मिलिट्री कमांडेंट है, सीनियर पोस्ट पे है। तो ओथेलो जो है लेफ्टिनेंट बनवाना चाहता था अपने अंदर किसी को, तो वो वैसे तो हक था इयागो का बनने का, पर वो कैशियो को बना देता है। इसीलिए इयागो कैशियो से जलता है और साथ ही साथ ओथेलो से भी जलता है। और दूसरी तरफ हमारे पास दिखाया गया रॉड्रिगो। रॉड्रिगो डेस्डिमोना को बहुत प्यार करता था, पर डेस्डिमोना जो है ओथेलो डेस्डिमोना को भगा के ले गया। तो यानी अब इस सेंट्रल सीन में दिखाया गया कि रॉड्रिगो को भी ओथेलो से नफरत है, इयागो को भी ओथेलो से नफरत है। तो ये दोनों प्लान करते हैं कि चलते हैं डेस्डिमोना के फादर के पास, बताते हैं किस तरह से आपकी बेटी जो एक मूर के साथ भाग गई। मैंने मूर आपको डिफाइन कर दिया अब क्या है, ठीक है। तो डेस्डिमोना के फादर का नाम है ब्रेवेंटियो, ठीक है, द सीनेटर, वो भी अच्छी पोस्ट पे है, ऊँची पोस्ट पे, उनके पास जाता है और ग्राफिक डिस्क्रिप्शन देता है। अगैन यहाँ पे आपने वर्ड्स देखा हो गया, मतलब ग्राफिक डिस्क्रिप्शन का मतलब एक एक डिटेल देता है कि तुम्हारी बेटी ने जो है वो एक तरह का मूर के साथ जो है वो सेक्स कर लिया और फाइनली वो भाग गए हैं। ब्रेवेंटियो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, इनरेज्ड, पर एकदम से रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ओथेलो वहीं आ जाता है और ओथेलो बोलता है कि ड्यूक ऑफ वेनिस, यानी वेनिस के ड्यूक यानी राजा से खबर आई है कि आपको और मुझे अभी ड्यूक जाना है।
ठीक है, पर अंदर से उबाल आ रखा होता है किसके, ब्रेबेंटियो को, कि मेरी बेटी को भगा के ले गया है। इन फ्रंट ऑफ ड्यूक, जैसे वो ड्यूक के पास जाते हैं तो ब्रेबेंटियो यानी डेस्टिमोना का फादर एक्यूज़ करता है ओथेलो को, ये इसने मैजिक का यूज़ किया और मेरी बेटी को सिड्यूस किया है, 2 आरोप लगा दिए। ठीक है, निक्रोमेंसी एंड ऑल्सो ऑफ द सिडक्शन। ओथेलो कहता है ये बिल्कुल गलत है, वो ना मैजिक से न सड्यूस किया है मैंने, वो मेरी ब्रेवरी और एक्साइटिंग लाइफ हिस्ट्री और मिलिट्री ब्रेवरी से वो मेरे पे फ्लैट हुई है, वो मेरे को पसंद करने लगी है। और ये डेसिमोना वहाँ होती है, डेसिमोना भी कहती है ओथेलो की कहानी बिल्कुल सही है, सच में मैं उनकी वेलियंसी पे फिदा हूँ। तो ब्रेबेंटियो फिर एंड में क्या करता, फादर करे भी तो क्या करे, तो उसने बोल दिया ठीक है, तुम दोनों ब्लेसिंग दे दी। द ड्यूक देन सेंड द ओथेलो टू फ्लीट द वेनेटियन। अब ड्यूक कहता है एक काम करो, ठीक है, ड्यूक कह रहा है, वेनिस का जो ड्यूक था, वेनिस का जो राजा, उसने बुलाया था, उसने बोला एक काम करो वेनेटियन यानी यहाँ की पूरी फ्लीट ले जाओ और साइप्रस जाओ। साइप्रस मैंने बताया था आपको मिडल ईस्ट, ठीक है, वही मिडल ईस्ट यानी अरबिक नेशन यानी स्पेन बेसिकली। तो कहता है कि एक काम करो, उनको बोलता है, ठीक है, ओथेलो को बोलता है कि सारे वेनेटियंस के, वेनिस के जितने भी हैं उन सारी फ्लीट को ले जाओ और साइप्रस पे तुर्क लोग अटैक कर रहे हैं, अरेबिक में तुर्किश लोग साइप्रस पे अटैक कर रहे हैं, तो उनको हराओ। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, स्पेन यहाँ पे साइप्रस है, तो साइप्रस पे जो है वो तुर्किश फ्लीट अटैक कर रही है, कहीं वो अपने कंट्रोल में ना ले ले इससे पहले कि तुम उन तुर्किश लोगों को वहाँ से हटाओ। तो साइप्रस पे से तुर्किश फ्लीट को हटाना था, तो इसीलिए अब ये डेस्टिमोना भी जाती है, ओथेलो जाता है, ब्रेबेंटियो जाता है, ओथेलो जाता है, साथ साथ डेस्टिमोना भी साथ में जाती है। एंड यागो एश्योर्स, यागो वहीं कहीं ना कहीं बोल रहा होता है रोड्रिगो को, तुम टेंशन मत लो, बेशक उसका बाप मान गया है, पर एंड में वो फिर भी तेरी होगी। एंड द वेनेटियन है, अब सारे वेनिस जो वेनेटियन फ्लीट जैसे ही साइप्रस पहुंचती है, तो वहाँ पे मोन्टेनो जो गवर्नर है साइप्रस का, वो कहता है एक तूफान आया और उस तूफान में तुर्किश फ्लीट पूरी जो है वो डूब गई, यानी तुर्किश फ्लीट जो है वो पूरी डूब के ख़त्म होगी मिलिट्री। यागो क्विकली हैचेस अ प्लान, और बहुत ज़्यादा जश्न होने लग जाता है, सब बहुत खुश हो जाते हैं कि ठीक है वाओ। और यागो एकदम से एक प्लान को हैच करता है, एक प्लान बनाता है कि क्यों ना एक ऐसा कुछ किया जा सके कि मैं डेस्डेमोना को अनफेथफुल प्रूफ कर दूँ, इनफिडाइल प्रूफ कर दूँ कि धोखेबाज है। अगर मैंने ऐसा कर दिया, या फिर मैं डेस्डेमोना का चक्कर दिखा देता हूँ कैशियो या रोड्रिगो, इनमें से किसी के साथ, तो ऑटोमेटिकली जो है फिर इसका फ़ायदा उठा के मैं कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो है तबाही लेके आ सकता हूँ। द नाइट वाइल दी ओथेलो एंड द डेस्टिमोना गो टू बेड, अब उस रात को ओथेलो सब पार्टी कर रहे हैं, ओथेलो और डेस्टिमोना, फाइनली उनकी वेडिंग हो ही चुकी है, बोल दिया उनके फादर ने, तो वो दोनों जाते हैं कंज्यूमेट करने के लिए, इट मीन द इंटरकोर्स, आई मीन हैविंग द सेक्स। ठीक है, तो इयागो सक्सीड्स इन गेटिंग द कैशियो ड्रग, इयागो को प्लान आ जाता है, और वो जब ओथेलो जाता है तो ओथेलो ने, मैंने आपको वो बताया भी था कि ओथेलो ने इयागो को नहीं रखा था लेफ्टिनेंट, किसको रखा था, कैशियो को। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कैशियो को, कि सब कुछ हैंडल करना है अंदर। तो इयागो तो ओथेलो जो है वो कैशियो को बोल के जाता है कि सबका ध्यान रखना, इतना भी पीने के बाद कोई बवाल नहीं होना चाहिए। इयागो क्या करता है, कैशियो को बहुत ज़्यादा पिला देता है और उसके बाद वहाँ पे एक तरह का ब्रॉल छिड़वा देता है, लड़ाई छिड़वा देता है, किस किस के बीच में, रोड्रिगो और कैशियो के बीच में। और यहीं पे कैशियो और रोड्रिगो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा वैसी लड़ाई हो जाती है आपस में, ठीक है। और जिस वजह से जो है ओथेलो डिस्गस्टेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसे, वो डिमोट्स कैशियो को लेफ्टिनेंट के पोस्ट से हटा देता है, क्योंकि इतना एक पहले ही इसको नॉर्मल सा काम दिया था और इतना वैसा भी काम था ये कि तुम्हें मैनेज करना है, और ये मैनेजमेंट का काम दिया था, वो इससे नहीं हो पाया, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है ओथेलो कि ये इस लायक नहीं है, और वो कैशियो को जो है वो डिमोट कर देता है, और ये फर्स्ट फ्रेम में जहाँ पे इयागो जीतता हुआ दिखता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। मीनवाइल द इयागो कन्विंसेस द डेस्टिमोना टू ट्राई टू गेट ओथेलो टू रीइंस्टेट कैशियो। अब इयागो डेस्टिमोना को कन्विंस करता है, इयागो डेस्टिमोना को कहता है एक काम करो, ओथेलो को बोल दो कि कैशियो को री इंस्टेट कर दे, यानी वापस कैशियो को उसकी पोजीशन दे दी जाए। ये इयागो किससे बोल रहा है, डेस्टिमोना से। इयागो देन यूजेस डेस्टिमोना's रिक्वेस्ट दैट ही इज मर्सीफुल टू कैशियो टू मेक ओथेलो सस्पेक्ट दैट डेस्टिमोना इज चीटिंग ऑन हिम विद कैशियो। और बार बार ही कह रहा है इयागो डेस्टिमोना को कि वो बेचारा, आप एक काम करो, अपने हस्बैंड को कह दो कि उसको दोबारा से कर दे। तो बार बार क्या कर रही है डेस्टिमोना, कैशियो को लेके ओथेलो को बोल रही है बार बार।
कि ओथेलो को बोल रही है कि कैशियो को दोबारा रीइंस्टेट कर दो, उसकी गलती नहीं थी, कैशियो को दोबारा रीइंस्टेट कर दो। ऐसे कर करके इतनी बारी लगातार बोलने की वजह से इसी का फ़ायदा उठा लेता है इयागो, और इयागो कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहा है कि कैशियो का चक्कर चल रहा है किसके साथ, या डेस्टिमोना का चक्कर चल रहा है कैशियो के साथ। तभी डेस्टिमोना को इतनी फिक्र हो रही है कैशियो की कि वो बार बार ही कह रही है कि कैशियो को रीइंस्टेट कर दो, जबकि ये बात जो है इयागो डायरेक्टली किसे बोल सकता था, ओथेलो को। इयागो ओथेलो को बोल देता कि एक काम करो, कैशियो की गलती नहीं है, आप इसे कर दो, पर इयागो ने ओथेलो को डायरेक्टली नहीं बोला, उसने डेस्डिमोना को बोला, और डेस्डिमोना से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि कैशियो के बारे में बात करो, कैशियो के बारे में बात करो। तो बार बार ये डेस्डिमोना जब ओथेलो को कैशियो के बारे में बोल रही कि कैशियो को दोबारा से उसकी पोजीशन दे दो, दोबारा से पोजीशन दे दो, ऐसे में ओथेलो का शक जो है वो बढ़ने लग गया। एंड द डेस्डिमोना एक दिन जा रही थी, वो एक्सीडेंटली ड्रॉप्स की हैंकरचीफ, और उससे एक रुमाल गिर जाता है। अभी जो हैंकरचीफ है इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया ऑफ द होल प्ले। तो इस पूरे प्ले में जो शक के जो बीज है, दिस इज द मेन सीन, द हैंकरचीफ। अब ये जो रुमाल है, अब रुमाल को एक बार अलग से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओथेलो, अगर ओथेलो की इस प्ले के हिसाब से देखा जाए, द हैंकरचीफ दैट ही हैड, जो हैंकरचीफ है गिवन टू डेस्टिमोना, जो उसने ये जो रुमाल है उसने डेस्टिमोना को दिया था, ठीक है। ये जो रुमाल है उसने डेस्टिमोना को दिया था, वो ओरिजिनली गिवन टू हिज मदर बाय एन इजिप्टियन सॉर्सरेस, यानी एक इजिप्ट की जो है जादू करने वाली, उसने ये रुमाल दिया था ओथेलो की मदर को कि ये रुमाल रखो और ये रुमाल अपने हस्बैंड को देना, तो तुम दोनों के बीच का जो प्यार है वो कोई तोड़ नहीं सकता। यानी अगर हम देखें तो ये हैंकरचीफ जो है वो ओथेलो की मदर ने उसकी फादर को दिया था, ताकि उन दोनों के बीच का जो है एक तरह का वो रिलेशन जो है वो मजबूत रहे। द सॉर्सरेस टोल्ड हिज मदर दैट व्हाइल शी हैड इट, जब तक उसके पास होगा हिज फादर वुड बी अनडिनाइबली ड्रॉन टू हर, वो उसकी तरफ झुका रहेगा। बट शुड शी लूजेस इट और गिव इट अवे, हिज स्पिरिट वुड चेज आफ्टर द अदर वुमेन, ठीक है। तो ये नहीं गिरना चाहिए। तो जब ओथेलो के मदर फादर नहीं रहे तो ये रुमाल ओथेलो के पास था, क्योंकि ओथेलो की मदर ने इसे रखा था, बाद में से ओथेलो को दिया। अब जो ओथेलो के पास ये जो रुमाल है, इस ओथेलो ने उस रुमाल को एज ए टोकन ऑफ लव अपनी वाइफ यानी डेस्डिमोना को दिया था, ठीक है। तो इतना बड़ा सीन है ये हैंकरचीफ को लेके। तो ये जो है डेस्डिमोना से ये रुमाल गिर जाता है, और ये सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक, और यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ के विलन को, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ये वैसे चीज़ है जिसके थ्रू वो आराम से प्लॉट कर सकता है पूरे गेम को। एंड ओथेलो हैड गिवन टू हर एज एन लव टोकन, क्योंकि ओथेलो ने लव टोकन दिया था डेस्डिमोना को और वो गिर गया। एमिलिया गिव इट टू इयागो, और एमिलिया को मिल जाता है। एमिलिया कौन है? एमिलिया यहाँ इयागो की वाइफ है। तो एमिलिया को जैसे ही मिलता है, एमिलिया उसे इयागो को दे देती है, दैट हु हैड लॉन्ग आस्क्ड टू स्टील इट फॉर हिम। कई बारी इयागो ने कई बारी कोशिश करी एमिलिया को, अपनी वाइफ को बोला कि यार वो रुमाल ला के दे दो, वो रुमाल ला के दे दो, रुमाल ला के दे दो, कई बारी बोला, बट स्टिल वो बिल्कुल सही कैरेक्टर है एमिलिया। तो पर एमिलिया ने ऐसा नहीं करा। पर एक दिन जब गिर गया तो एमिलिया को लगा है ये भी क्या ही चीज़ है, चलो दे ही देती हूँ, बार बार इयागो मांगता था, इसे दे देती हूँ। अब इयागो इसको पूरी तरीके इस हैंकरचीफ को यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू प्लांट द प्लॉट, ठीक है, अगेंस्ट ओथेलो। तो ओथेलो अपसेट डिमांड्स इयागो टू शो हिम द प्रूफ ऑफ द डेस्टिमोनास इनफिडिलिटी। तो इयागो ने दूसरी तरफ जाके ओथेलो को बोल दिया कि डेस्टिमोना इनफिडाइल है, यानी वो आपको धोखा दे रही है। तो इयागो ने ओथेलो को बोला ये। तो ओथेलो ने बोला अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो प्रूफ करो, प्रूफ दो मुझे कि सच में जो मेरी वाइफ है वो मुझे धोखा दे रही है। इयागो रिस्पॉन्डेड ही हैज had the Casio fantasies and allude about the Desdemona in his sleep। वो कहता है मैंने खुद सुना है कि कैशियो एक बारी नींद में और सपने में डेस्डिमोना का नाम ले रहा था, और उसने कैशियो को मुंह पोंछते हुए भी देखा है डेस्डिमोना के उस हैंकरचीफ से, उस रुमाल से। Othello promotes Iago to the status of the lieutenant and order him to kill the Casio within 3 days। Othello बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, यानी वो उसको लगता है कि ये मेरे बिल्कुल करीब है यागो, ये मेरे भला चाहता है, तो वो लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे अभी यागो को डाल देगा और बोलेगा 3 दिन के अंदर कैशियो को मार दे। एंड ओथेलो देन गोज टू द डेस्टिमोना रूम। ओथेलो फटाफट डेस्टिमोना के रूम में जाता है और पूछता है अपनी वाइफ से दैट वेयर इज ए हैंकरचीफ, यानी वो रुमाल कहाँ है। एंड डेस्टिमोना जो इधर उधर पागलों की तरह से ढूंढ रही, उसे पता ही नहीं वो कहाँ है। ओथेलो इतने में बहुत बुरी तरह से भड़क जाता है। मीन वाइल उसी टाइम पे द कैशियोस मिस्ट्रेस,
अब यहाँ पे कैशियो देखो, एक चीज़ और देखना ऊपर, एमिलिया ने उसे इयागो को दिया था वो रुमाल, और इयागो ने उसे कैशियो के रूम में रख दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, इयागो ने उसे कहाँ रख दिया था? कैशियो के रूम में। तो अब बियांका आती है। बियांका क्या है? प्रोस्टिट्यूट। बियांका प्रोस्टिट्यूट है कैशियो की। तो वो आती है, तो कैशियो आस्क हर टू मेक और बहुत अच्छी ये एम्ब्रॉयडरी और हैंकरचीफ वगैरह डिज़ाइन बनाने में बहुत आगे थी ये। तो कैशियो बोलता है कि यार ये रुमाल बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे इस रुमाल की एक कॉपी बना दो क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो द कैशियो आस्क हर टू मेक अ कॉपी ऑफ द हैंकरचीफ इज रिसेंटली फाउंड इन हिज रूम बिकॉज ही एडमायर्स इट। कैशियो से बोलता है टू मेक अ कॉपी ऑफ द हैंकरचीफ, इसकी एक कॉपी बना दो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है रुमाल, और इसकी कॉपी मुझे दे दो। ठीक है, तो वो बियांका करती है, यानी कैशियो की मिस्ट्रेस। ठीक है, यहाँ तक अब आपको समझ आ ही गया होगा। नाउ यागो कंटिन्यूज टू स्पर द ओथेलो's jealousy. इट मीन दैट इंक्रीजिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट जेलसी, बढ़ाता जा रहा है, और बोल देता है दैट व्हेन ही रिपोर्ट्स दैट द कैशियो हैज एडमिटेड टू स्लीपिंग विद डेस्टिमोना, और बहुत बड़ी बात बोल देता है कि कैशियो जो है वो डेस्टिमोना के साथ सोया भी है। ओथेलो फॉल्स इन द एपिलेप्टिक फिट, वो बिल्कुल इनरेज्ड हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। एंड इयागो अर्जेस ओथेलो, इयागो बोलता है ओथेलो को कि रुको, आप चुपके से देखना। एंड वाइल ही क्वेश्चन द कैशियो अबाउट डेस्टिमोना, मैं कैशियो से डेस्टिमोना के बारे में पूछूंगा और आप वहाँ दूर से देखना कैसे रिएक्ट करेगा वो। और जैसे कैशियो आता है, पर बहुत धीरे आवाज़ में, देखो साउंड और इंटोनेशन, थिएटर, उन सब का बहुत परफेक्शन है। इसलिए मैंने बोला था कि द शेक्सपियर इज़ नॉट इन लाइन बट विद इन अ लाइन, द शेक्सपियर ऑलवेज सराउंड्स अस। ठीक है, तो ये बात है इसमें। तो अब बहुत लो टोन में वो बियांका का नाम लेता है और पूछता है वो बियांका के बारे में कैशियो, तो कैशियो हंसता है बहुत। वॉचिंग फ्रॉम एफार, ओथेलो को लगता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और बियांका इतने में आ जाती है, और बियांका आती है और वो रुमाल फेंक के चली जाती है कि ये रुमाल तुझे पक्का किसी और प्रोस्टिट्यूट ने दिया होगा, ले पकड़। एंड आफ्टर द कैशियो एंड द बियांका लीव, जैसे ही कैशियो और बियांका चले जाते हैं, इयागो ईजली परसुएडेड ओथेलो, वो ओथेलो को मना लेता है टू किल डेस्टिमोना। दिस इज अगेन, और ये सबसे मेजर सीन है, मेजर टू मेजर सीन। दिस इज अगेन, मैं बोल सकता हूँ दैट द स्क्रूइंग अप द सीन, सच में यहाँ पे स्क्रीन पूरे सीन को जो है वो स्क्रू अप किया गया है। तो ओथेलो टू किल डेस्टिमोना, ओथेलो को बोला, इतनी बड़ी बात बोल दी कि डेस्टिमोना को मार दो। इयागो प्रॉमिसेस टू टेक केयर ऑफ कैशियो, इयागो बोलता है कि कैशियो को मैं देख लूँगा। इसके बाद देखो यहाँ पे फाइनली इयागो प्रॉमिसेस टू टेक केयर ऑफ द कैशियो हिमसेल्फ, इयागो साफ बोल रहा है कि वो कैशियो को देख लेगा। ही देन कन्विंसेस द रॉड्रिगो, अब वो दूसरी तरफ गया है इयागो। ठीक है, वो रॉड्रिगो को क्या बोल रहा है दैट इफ द कैशियो वर टू डाई, अगर कैशियो मर गया, ओथेलो वुड हैव टू रिमेन इन साइप्रस, ओथेलो वहीं साइप्रस में रहेगा और डेस्डिमोना यहाँ वेनिस में रहेगी, और फिर रॉड्रिगो डेस्डिमोना तुम्हारी हो जाएगी। इयागो इंस्ट्रक्ट्स द रॉड्रिगो टू वेट आउटसाइड द बियांका हाउस, और इयागो फिर बोलता है रॉड्रिगो को एक काम करो, बियांका के घर के बाहर वेट करो दैट नाइट एंड किल कैशियो व्हेन ही लीव्स, और जैसे ही कैशियो बियांका के घर के बाहर निकलेगा उसे मार देना। यानी रॉड्रिगो को करा है प्लान कि वो कैशियो को मारे, खुद नहीं मार रहा। देखो यही तो स्टाइल है, खुद नहीं मार रहा। उसने वहाँ तो बोला है ओथेलो को कि वो कैशियो को देख लेगा, पर कैशियो को खुद ना मारते हुए रॉड्रिगो के हाथ से मरवा रहा है। और उसी रात दैट नाइट इयागो ने रॉड्रिगो को सेट कर रखा था कि बाहर खड़े रहना बियांका के घर के बाहर, जैसे ही कैशियो निकलेगा उसे मारना है। और बियांका के बाहर से जैसे ही वो कैशियो निकलता है, रॉड्रिगो उस पर अटैक कर देता है, और दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा घायल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। और उसके बाद रॉड्रिगो हेल्प के लिए बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाता है, रॉड्रिगो क्राइज फॉर हेल्प, और ओथेलो के सुन लेता है आवाज़। ओथेलो को लगता है वाओ कैशियो अब मर गया, लगता है ओथेलो को लग रहा है कि कैशियो मर गया, और इम्प्रेस हो जाता है इयागो की लॉयल्टी से कि भाई इयागो कितना अच्छा है कि कैशियो हमारे रिश्ते के बीच में आ रहा था, मेरे और डेस्टिमोना के बीच में, और इयागो ने मेरे एक कहने पर मेरे लिए सिर्फ कैशियो को मार दिया। अब रॉड्रिगो जो हेल्प के लिए मांग रहा है, इयागो फटाफट भागता हुआ जाता है बियांका के घर के बाहर। उसी टाइम फाइंडिंग कैशियो वंडेड, वहाँ देखता है कैशियो की बहुत बुरी हालत होती है। ही स्टैब्स रॉड्रिगो, उल्टा रॉड्रिगो को मार देता है, रॉड्रिगो को मार देता है और कहता है कि ये सीक्रेट ही रहना चाहिए, किसी को बताना नहीं है। यानी रॉड्रिगो हेल्प के लिए हेल्प मांग रहा है वहाँ बाहर, और इयागो जाके रॉड्रिगो को ही मार देता है। इयागो then calls the others including the Bianca whom he arrests accusing her of having conspired with the Rodrigo। इयागो उसके बाद बाकियों को बुलाता है और बियांका को भी बुलाता है, whom he arrests, और बियांका के साथ बुलाने के बाद अरेस्ट कर लेता है उन्हें।
बियांका को ही अरेस्ट कर लिया यागो ने और ये बोल दिया कि बियांका और रॉड्रिगो इन दोनों, और बियांका जो है रॉड्रिगो के साथ मिलके कैशियो को मार रही थी। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से समझना है आपको। बाहर जो लड़ाई हुई थी, रॉड्रिगो हेल्प मांग रहा था, फटाफट यागो आया, यागो ने रॉड्रिगो को ही मार दिया, रॉड्रिगो को मार दिया। और उसके बाद वो उसको बियांका को बोला चुप रहना, और फिर उसके बाद बाकियों को बुलाया और इल्ज़ाम लगा दिया कि बियांका और रॉड्रिगो दोनों मिलके बेचारे कैशियो को मार रहे थे। ठीक है, तो रॉड्रिगो और बियांका दोनों ने प्लान कर रखा था और कैशियो को मार रहे थे। रॉड्रिगो तो मर गया, ठीक है, और बियांका के ऊपर इस तरह से उसने वो पूरा इल्ज़ाम लगा दिया। और वहीं ओथेलो अराइव्स एट द डेस्टिमोना चैम्बर, दूसरी तरफ ओथेलो डेस्टिमोना के चैम्बर पे पहुंचता है, उसके कमरे में एन्चेंटेड, वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, नॉनथलेस रेजिस्ट हर प्ली टू स्पेयर हर लाइफ एंड स्मोदर्स हर विद ए पिलो, और तकिया उसके पिलो से उसके नाक पे रख के उसको दबा के मार देता है। एमिलिया अराइव्स टू टेल ओथेलो दैट द रॉड्रिगो इज डेड, एमिलिया आती है और बोलती है ओथेलो को कि रॉड्रिगो मर चुका है, एंड कैशियो अलाइव, कैशियो जिंदा है। व्हेन शी हियर्स इट डेस्टिमोना डाइंग क्राइज, और व्हेन शी हियर्स, जब वो सुनती आवाज़, एमिलिया सुनती है कि अंदर डेस्टिमोना चीख रही है, तो फटाफट भागती आती है एमिलिया, और जैसे एमिलिया आती है तब तक डेस्टिमोना जो है, डेस्टिमोना मर चुकी होती है, और एमिलिया ओथेलो को बोलती है कि रॉड्रिगो मर चुका है और कैशियो तो जिंदा है, रॉड्रिगो मर गया। इस स्लाइड पे कहेंगे और उस डायलॉग का स्टाइल भी और समझेंगे। देखो, व्हेन एमिलिया डिमांड्स व्हाई ओथेलो हैज किल्ड डेस्टिमोना, जब एमिलिया पूछती है कि डेस्टिमोना को क्यों मारा, तो ओथेलो एक्सप्लेन हाउ इयागो प्रूव्ड टू हिम द डेस्टिमोना स्प्लिट विद कैशियो। तो ओथेलो बोलता है कि इयागो ने मुझे बताया कि वो किस तरह से डेस्टिमोना और कैशियो, यानी डेस्टिमोना जो है कैशियो के साथ सोई थी। एस मोंटानो, यागो एंड ग्रेशियानो और बाकी सारे ब्रिबेंटियो ऑल अराइव, सारे कैरेक्टर्स आ गए। एमिलिया एक्यूजेस इयागो ऑफ लाइंग, एमिलिया कहती है कि इयागो ने झूठ बोला है, एंड एक्सप्लेन दैट शी स्टोल हिम फॉर द डेस्टिमोना, और बताया कि ये तो मैं लेके आई थी, ये रुमाल जो है, इस रुमाल को तो मैंने चुराया था डेस्टिमोना के लिए अपने हस्बैंड के कहने पे, कि मतलब मुझे ये मिला था और ये मैंने जो है अपने हस्बैंड को दिया। ओथेलो अटैक्स इयागो, ओथेलो एकदम से इयागो पे अटैक करता है। दिया प्रोर इयागो स्टैब्स एंड किल्स एमिलिया, इयागो को इतना गुस्सा आता है कि वो एमिलिया को ही मार देता है और भाग जाता है। मोंटानो, ग्रेशियानो, डिसाम, ओथेलो, इतने में मोंटानो ग्रेशियानो आते हैं, ओथेलो से उसके पास जो आर्म्स होते हैं उन सबको छीन लेते हैं और उसके बाद इयागो के पीछे भागते हैं। व्हेन ही इज ड्रैग बैक इन देयर कस्टडी, द ओथेलो वांट्स हिम, और उसके बाद दोबारा उसे खींच के लेके आते हैं इयागो को, और ओथेलो दोबारा से उसको उसके ऊपर वार करता है, चला देता है कुछ से कुछ, यानी चाकू वाकू जो भी, तलवार उलवार, एंड बीइंग डिसआर्म्ड अगेन, और लेटर्स फाउंड ऑन द रॉड्रिगोस कॉप्स, और फिर कुछ लेटर मिलते हैं रॉड्रिगो के पास, यानी उसकी डेड बॉडी के पास, जिसमें फुल एक्सटेंट लिखा होता है कि इयागो की चाल थी ये सब, एंड ही हिमसेल्फ रिफ्यूजेस टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ। ओथेलो ड्रॉज अ हिडन डैगर, और इतने में ही ओथेलो जो है वो अपने अंदर वो पास जो एक छुपा उसका चाकू डैगर होता है उसे निकालता है, एंड आफ्टर स्पीच, और कुछ वो थोड़ी एक स्पीच देने के बाद अपने आप को मार देता है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन ये रहता है कि यागो एंड में मरता है कि नहीं। नहीं, तो यागो इज़ अरेस्टेड, यागो को अरेस्ट किया जाता है एंड सेंट टू ट्रायल आफ्टर द ओथेलोस वन सेम, जैसे ही ओथेलोस के ऊपर नुकसान, उसको चोट पहुंचाता है, इतने में उसको डिसआर्म कर दिया जाता है, सारे हथियार छीन लिए जाते हैं ओथेलो से, और उसके बाद इयागो को अरेस्ट कर लिया जाता है और ट्रायल के लिए भेजा जाता है। ओथेलो फेसिंग द इनएविटेबल ऑफ हिज ऑन ट्रायल, एंड ओथेलो को लग रहा था अब उसका भी ट्रायल होगा और वो उसको कैसे फेस करेगा, उसने किस को मार दिया। वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन इतना ज़्यादा हुआ कि ओथेलो उसे संभाल नहीं पाया, दी हर्ट एंड द माइंड कॉन्फ्लिक्शन, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता था। प्ले एंड्स, ये पूरी प्ले ख़त्म होता है विद द कैशियो, कैशियो भी जिंदा है, ठीक है, कैशियो को रीइंस्टेटेड किया जाता है, रीइंस्टेट कर दिया जाता है, एंड प्लेस एज ए कमांड एज गवर्नर ऑफ साइप्रस, तो गवर्नर बना दिया जाता है कहाँ का, साइप्रस का। ठीक है, तो याद रखना कैशियो भी जिंदा है, यानी यागो को ट्रायल पे भेज दिया गया है, ओथेलो की डेथ हो गई, ओथेलो ने खुद को सुसाइड किया है, और यहाँ पे एमिलिया की भी डेथ हो गई है, और यहाँ पे ये पूरा प्ले जो है वो ख़त्म होता है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सीन है द डायलॉग जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बार देख लेना। उसके बाद कुछ एक क्लिपिंग भी ऐड कर रखी है मैंने, उसको भी आप इन्जॉय कर सकते हो, देख लेना किस तरह से इंटोनेटेड साउंड को अटैच किया जाता है।
तो यो आप इन दिस अर्ली स्पीच इयागो एक्सप्लेन हिज टैक्टिक्स टू द रॉड्रिगो, ये मैंने बताया था इयागो और रॉड्रिगो बात कर रहे हैं. ही फॉलोज ओथेलो नॉट आउट ऑफ द लव एंड द ड्यूटी बट बिकॉज दैट ही फील्स दैट ही कैन एक्सप्लॉइट एंड द ड्यूप हिज मास्टर. वो ओथेलो को इसलिए फॉलो कर रहा था ताकि वो उसको एक्सप्लॉइट कर सके, उसका यूज़ कर सके और उसे धोखा दे सके. द डे डिसाइडेड टू डेमोन्स्ट्रेट आउटवर्डली, इसने अब सोचा जो मेरे अंदर चल रहा है अब मैं उसे बिल्कुल बाहर लेके आऊँगा. एंड आई एम नॉट द मोस्ट वल्नरेबल, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ईजिली अटैकेबल हूँ, कोई मुझे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है तुम समझो कि मैंने अपने दिल को अपने स्लीव पे ओढ़ रखा है. द स्पीच एग्जाम्प्लीफाई द यागो क्रिप्टिक एंड द इलिप्टिकल मैनर ऑफ द स्पीकिंग. इलिप्टिकल इस तरह का है ना, इलिप्टिकल, दिस इज कॉल्ड इलिप्टिकल. तो यानी पूरा साफ दिख रहा है कि क्या नेचर होने वाला है और किस तरह से जो है इयागो जो है वो प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला है. इसीलिए इयागो ने बोला रॉड्री को, आई एम नॉट व्हाट आई एम, जैसा दिख रहा हूँ मैं वो नहीं हूँ. तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ एक्ट नंबर 1 एंड द सीन नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट वाले में कुछ क्लिपिंग है और थिएटर का सीन है, तो आप उसको ज़रूर देखना, और ताकि आपको पता चल सके किस तरह से एग्जीक्यूट करवाया जाता है बाहरले देश में, जो है एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है. जैसे रॉयल शेक्सपियर थिएटर है ये, और जिसका सीन है और कुछ सीन को देखना किस तरह से है, तो सेम सीन है. अब आप वो नेक्स्ट वाले स्लाइड में देख सकते हो. Now, sir, be judge yourself whether I, in any just term, am a fine to love this Moor. I would not follow him then. Oh, sir, content you. I follow him to serve my turn upon him. We cannot all be masters, nor all masters cannot be truly followed. For, sir, it is as sure as you are Rodrigo, were I this Moor, I would not be Iago. In following him, I follow but myself. Heaven is my judge, not I for love nor duty, but seeming so for my peculiar end. For when my outward action doth demonstrate the native act and figure of my heart in complement extern, 'tis not long after but I will wear my heart upon my sleeve for doors to peck at. I am not what I am. Oh, what a full fortune does the thick lips owe, if it can carry it thus. Call up her father. Rouse him. Make after him. Proclaim him in the streets. Poison his delight. Incense her kinsman. And though he in a fertile climate dwell, plague him with flies. Though that his joy be joy, yet throw such chances of vexation on as may lose some color. But here is her father's house. I'll call aloud. Do. What ho, Brabantio! Signor Brabantio ho! Awake! What ho! Brabantio! Thieves! 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 Look to your house, your daughter, and your daughter! bags! Thieves! दिस इज सीन ऑफ एक्ट 5 एंड सीन 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीन नंबर 2 ओथेलो. इट इज़ द कॉज माई सॉल, बोल रहा है ये, हाँ ये वजह है, ये वजह है, सच में एक वजह है. लेट मी नॉट नेम इट टू यू दैट यू जस्ट स्टार्स. अब मैं ऐसा नहीं चाहता ये बोलने, मैं तुम्हें इतना पवित्र समझता था जैसे कि सितारे. इट्स ए कॉज दैट येट विल नॉट शेड हर ब्लड, पर वजह थी मुझे, मैं नहीं चाहता था मारना. नॉट स्केयर विद द वाइट स्किन ऑफ हर्स देन स्नो, इतनी खूबसूरत थी वो कि जैसे कि बर्फ़ जैसी हो, वो बर्फ़ के स्नो की तरह, स्मूथ ऐसे मॉन्यूमेंटल एल्बेस्टर, और मॉन्यूमेंट की तरह स्मूथ थी. इट शी मस्ट डाई, पर उसे मरना ही होगा, मरना पड़ेगा. एंड शी विल बिट्रे द मोर मैन, नहीं तो वो उससे भी ज़्यादा और लोगों को धोखा देगी. तो आप लिख सकते हो दैट एक्ट 5 सीन नंबर 2
ओथेलो देख सकते हो, एल्स दैट शी विल बेटर द मोर मैन, वो औरों को धोखा देगी। पुट आउट द लाइट्स एंड देन पुट आउट द लाइट्स, बंद करो सब कुछ। आई क्वेंस दी एंड दो द फ्लेमिंग द मिनिस्टर, आई कैन अगेन द फॉर्म ऑफ द लाइट्स रिस्टोर, शुड आई रिपेंट मी, क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं उसको मार दूं और ख़त्म कर दूं, क्या मुझे पछताना चाहिए? But once put out the light and thou the cunning pattern of the excellence nature, I know not where it's the Promethean heat, and that is the thy the light lume. मुझे पता है ये प्रोमीथियन हीट है। आपका प्रोमीथियस कौन है? अच्छा, प्रोमीथियस ग्रीक स्टोरी में हम पढ़ते हैं जिसने फायर को गॉड से चुरा के इंसानों को दिया था। ठीक है, यानी फायर हम को हेवन से चुराया, यानी हम इंसानों को पहले आग के बारे में नहीं पता था। हम इंसान बाकी सभी जानवर से इसलिए ऊपर है क्योंकि हम फायर कंसेप्ट को जानते हैं, और सारे जानवर जो हैं वो आग से डरते हैं इंसान को छोड़ के। तो ये जो फायर कंसेप्ट है वो प्रोमीथियस लेके आया था, हेवन से चुरा के, भगवान का कंसेप्ट था, उसे चुरा के इंसानों को दिया, जिसकी वजह से भगवान ने उसे पहाड़ पे बांध दिया और आज भी चील कौए से खा रहे हैं। तो दिस इज़ द प्रोमीथियन हीट, ये वही आग है। यानी ये प्रोमीथियन हीट किसको बोला गया है? अगेन डेस्टिमोना, एंड दैट्स लाइट रिली ह्यूमन आई प्लग आई, और अब मुझे उसे तोड़ना ही पड़ेगा। प्लग देखो कैसा वर्ड है, अगेन किसके लिए यूज़ किया जाता है? जब आप फूल को तोड़ते हो, तो अब मुझे इस फूल को तोड़ना पड़ेगा। दिस इज़ द मोनोलॉग एंड रियली द परफेक्शन, कितना परफेक्शन के साथ बोला गया, द इंटरनेट साउंड एंड अगेन द शेक्सपियरियन वे ऑफ प्लेसिंग द डायलॉग, और किस तरह से शेक्सपियरियन के वे किस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये मोनोलॉग है, ये प्लानिंग है, विद इन फैब्रिकेशन हो रहा है माइंड के इनर पार्ट में, और इस तरह से ओथेलो ने अपने दिमाग को पूरा डिज़ाइन दिया था। Look here, that's beautiful, but yet Iago knows that she with the Cassio had the act of the shame. अब सिंपल बोला उसने, एमिलिया को बोल रहा है कि इयागो को पता है कि कैशियो ने 1000 बरी कैशियो और उसके साथ साथ डेस्टिमोना जो है उसके साथ वो सोई थी। कैशियो कन्फेस्ड इट, कैशियो ने भी बोला है। एंड शी डिड ग्रेटिफाइज अमोरस वर्क विद द रिकग्निशन एंड द प्लेज ऑफ लव विच आई फर्स्ट गेव हर, और जो हमारे प्यार की निशानी है वो भी मैंने देखा। आई सॉ इट इन हिज हैंड, मैंने उसको उसके हाथ में देखा। इट वॉज द हैंकरचीफ, वो रुमाल है। एन एंटीक टोकन माई फादर गेव माई मदर, जो मेरे जो पिताजी है उन्होंने जो है मेरी माँ को जो दिया था, इट मीन्स एक हैंकरचीफ, वो मैंने उसके हाथ में देखा है। एमिलिया द हाईली इंटोनेटेड सोन, ओ गॉड ओ हेवनली, इयागो द होल योर पीस, यागो, अब यागो आ गया, देखो एमिलिया नहीं आ गया, यागो साउंड द होल योर पीस, यानी रुको रुको मत बोलो, क्योंकि लग रहा है यागो को कहीं ना कहीं एमिलिया जो है वो बोलने वाली है, बोलने वाली, वो सच ना बोल दे। एंड विल आउट आई पीस, ठीक है, एमिलिया बोल रही है हाँ हाँ बिल्कुल शांति ही बनाऊंगी, मैं बोलूँगी। विल नॉट चल रहा, विल नॉट इन द विल नॉट आई पीस। एमिलिया नो आई विल स्पीक एज लिबरल एज द नॉर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जिस तरह से नॉर्थ स्टार यानी जैसे पोल स्टार बोलते हैं, ध्रुव तारा, जिस तरह से वो फिक्स होता है ऐसे मैं भी बोलूँगा और मेरे को बोलने का हक है। तो यहाँ पे जब आपके पास कोई क्वेश्चन है फ्रॉम द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, दैट यू कैन राइट दिस वन, और ये डायलॉग आप लिख सकते हो, नो आई विल स्पीक एज लिबरल एज द नॉर्थ। ठीक है, यानी दिख रहा है यहाँ कितनी पावरफुल फीमेल कैरेक्टर है। एक तरफ डेस्टिमोना है जो कि हमें इतनी ज़्यादा फ्रिजाइल, वीक, प्लेसिड दिखाई देती है, और दूसरी तरफ एमिलिया है। एमिलिया देखो कितनी वेलियंट टाइप दिखाई गई है यहाँ पे, एंड सो पावरफुल that the heaven and the men and the devils and they let them all cry shame against me, yet I will speak, चाहे कोई कितना ही कुछ कहे, चाहे बेशक स्वर्ग या नर्क कुछ भी हो, पर मैं बोलूँगी। या वो बी वाइज एंड गो एंड गेट यू होम, तो तुम शांत रहो और चलो चलो चलो, उसको लेके जाता है। ड्रैग्स हिज स्वॉर्ड, वो अपने वो निकाल लेता है तलवार, और यागो अमीलिया की तरफ जाता है। अमीलिया आई विल नॉट, मैं बोल के रहूँगी। Now अब साउंड में बोला गया विद वाइब्रेशन, दो डल मूव द हैंकरचीफ दो स्पीकेस्ट ऑफ आई फाउंड माई फॉर्चून, वो मुझे बस मिल गया था किस्मत से वो रुमाल। एंड आई डिड इट गिव माई हस्बैंड, उससे मैंने अपने हस्बैंड को दिया। फॉर ऑफ्टन विद सोलम अर्नेस्ट मोर देन इंडीड आई बिलोंग टू सच अ ट्राइफल ही बेग्ड टू मी टू स्टील इट, उसने कई बार मुझे बोला भी इसे चुराने को, पर मैंने इसे अपने हस्बैंड को दे दिया। यागो विलेनियस होर, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इयागो ने जो आपके इयागो के कैरेक्टर को लिखना पड़ेगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू अगर एमिलिया आ गए तो हमें यहाँ सोशल फ्रेम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो इयागो ने एमिलिया को यहाँ पे होर बोला है। होर मीन्स अगेन द प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, तो प्रोस्टिट्यूट बोला है। एंड एमिलिया दैट शी गिव इट कैशियो, एमिलिया बोली और इसने शी गिट कैशियो, नो लास्ट आई फाउंड इट एंड आई डिड गिव इट टू माई हस्बैंड, कैशियो को नहीं, ये तो मैंने अपने हस्बैंड को दिया। तो पक्का इस पूरे प्लान को फैब्रिकेट किया इयागो ने। इयागो फिर द फ्लीट्स द लास्ट
एनाफ्लिक मतलब बहुत ही जो अजीब हो, बदबूदार हो, घटिया हो, तुम झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, बहुत ही हाई इंटोनेटेड साउंड में चल रहे हैं डायलॉग्स। तो ये डायलॉग्स देखो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इन्हें कवर किया है। और आगे थिएटर का भी इसमें ऐड कर रखा है, आप देख सकते हो किस तरह से थिएटर वाले वॉइस जो है वो भी मिलेगा आपको। एमिलिया बोल रही है, आई हैव आई डू नॉट एंड आई डू नॉट जेंटलमैन, मैं चुप नहीं रहने वाली। टू ओथेलो, ओ मर्डरस कॉक्सकॉम व्हाट शुड सच अ फूल, तुमने क्या किया, डू विद सो गुड अ वाइफ, इतनी खूबसूरत अपनी वाइफ के साथ। ओथेलो, आर देयर द नो स्टोन्स इन द हेवन बट व्हाट सर्व्स फॉर द थंडर द प्रेशियस विलन। अब उसे समझ आ गया विलन है कौन। द मूर रन्स एट यागो, यागो के पीछे भागता है बट इट्स डिसआर्म्ड, पर बाकी जो ग्रैंड शो होते हैं वो सब उसे डिसआर्म कर देते हैं, हथियार छीन लेते हैं। एंड यागो किल्स वाइफ, और यागो अपनी वाइफ को मार देता है, एमिलिया, ठीक है, उसको मार देता है। द ग्रैंड शो द वुमेन फॉल एंड शो दैट ही हैड किल्ड हिज वाइफ। और ये भी लाइन है, तो जो लाइन है दैट वन इज सेड बाय ओथेलो, दिस इज हियर, आप इसे कर सकते हो। लास्ट लाइन देख सकते हो, ओ डेस्टिमोना डेड, ओ ओ, ठीक है, दिस इज अगैन। अब यहाँ पे एक थिएटर की वॉइस है, आप उसको देखना किस तरह से इसे कवर किया गया है, और इसके बारे में सही में आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करना नीचे आपको कैसा लगा ये। One of my favorite things is how essential it is for Amelia to speak at the end of the play. When we're in that bedroom and we see Desdemona's dead body, and Amelia enters, and Othello presents all of the information to Amelia and to the other men who enter the room. He had my wife's handkerchief. Amelia understands how that handkerchief came in Cassio's possession. She is the only person who can solve this problem for us. So the audience is dying for Amelia to speak, and she draws attention to her own speech. She says, "It will out. I will speak as liberally as the North." And of course, Iago is actually going to call her a whore for that. Oh, thou dull Moor! That handkerchief thou speak'st of I found by fortune and did give my husband, for often with a solemn earnestness, more than indeed belonged to such a trifle, he begged of me to steal it. Villainous whore! She give it Cassio, no! Alas, I found it, and I did give my husband! Filth, thou liest! By heaven, I do not! I do not, gentlemen! अब यहाँ से कंटेंट की शुरुआत है, फॉर PDF दैट यू हैव टू पे, ठीक है, ऐड कर रखा है। तो कंटेंट शुरू करते हैं यहाँ से, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे द डिस्कस एंड एनालिसिस और एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ओथेलो। ओथेलो जो है ड्रामा, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग है। सबसे पहले इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लॉट, स्ट्रॉन्ग प्लॉट नहीं देखने को मिलता। अब देखो एरिस्टोटल का जो एक फेमस वर्क है दैट इज़ द पोइटिक, ठीक है। पोइटिक में बोला कि जो मेन सेंट्रल थीम होता है ऑफ एवरी राइटिंग दैट इज़ द प्लॉट। प्लॉट है क्या? द प्लॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड एनी स्टोरी। तो जो कारण होता है कहानी में वो प्लॉट होता है। जैसे राजा ने रानी को मारा, दिस इज़ अ स्टोरी। राजा ने रानी को इसलिए मारा क्योंकि रानी जो है उसके चक्कर कईयों के साथ चल रहे थे, इसलिए मार दिया, और वो राजा को मारने वाली थी, दिस इज़ द रीज़न। तो प्लॉट जो है कंसिडर एज द सोल ऑफ एनी राइटिंग, तो प्लॉट आत्मा मानी जाती है। बट इन शेक्सपियर राइटिंग, शेक्सपियरियन स्टाइल ऑफ राइटिंग में प्लॉट को कंसिडरेशन नहीं मिलता था, तो इम्प्रोबेबल प्लॉट होता था। आपको इसमें स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं मिलने वाला ओथेलो में। अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न को ढूंढने के लिए निकलते हो तो वो क्या है, सिर्फ एक शक, जो कि एक प्लॉट नहीं है। ग्रीक की कहानियों में है ना, जैसे यूलिसिस, ओडिसिस, ऐसी कहानियों में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लॉट है, वो नहीं मिलता। इनकन्सिस्टेंसी ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, जो कैरेक्टर्स है वो इनकन्सिस्टेंट है, परफेक्ट नहीं है, सही तरह से प्लेस नहीं किया गया, बट स्टिल द शेक्सपियर इज़ अ फेमस, ठीक है। एंड इमोरलिटी एंड द ऑब्सीनिटी, मॉरल लेसन कहीं नहीं देखने को मिलता इसमें। अगर आप पूरे को पढ़ोगे तो मोरालिटी से बिल्कुल बाहर है। तो यानी जो क्लासिकल फ्रेम है उससे बिल्कुल हट के लिखा गया है। कहीं ना कहीं मैं जो आपको बता रहा था, ये रेनेसां है, यही रेनेसां है कि रेनेसांस का सिंपल मतलब है, इट मीन दैट होमोसेंट्रिसिज्म को एंजॉय किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वही जो पहले इंटरल्यूड आ रहे थे, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरल्यूड, तो इंटरल्यूड को यहाँ दिखाया है। लैक ऑफ पोएटिक जस्टिस, इंसाफ की कमी देखने को मिलती है। पोएटिक जस्टिस का मतलब होता है एंड में जो है वो देखा जाता है कि क्या अगर उसने ऐसा किया, तो यागो इसमें लास्ट में घूम रहा है, मज़े से घूम रहा है, जबकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो ऑडियंसेस है उनके अंदर ये बात आती है, ऑडियंस के अंदर, कि नहीं अब तो कुछ होना चाहिए, यागो के साथ भी कुछ होना चाहिए। इट मीन दे आर स्ट्रांगली डिमांडिंग फॉर द पोएटिक जस्टिस, के इंसाफ होना चाहिए, जो नहीं दिखता। द क्वेश्चन ऑफ टाइम फ्रेम बहुत ही ऊपर नीचे हो रहा है। एक पक्की तरह से कोई एक ऐसा
फिक्स नहीं किया गया। तो जो 3 यूनिटी है, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इसको लेके शेक्सपियर कभी भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं। और बाकी जो क्लासिकल राइटर्स हैं, यानी क्लासिकल राइटर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यूनिवर्सिटी विट्स। अच्छा, यूनिवर्सिटी विट्स 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं। क्रिस्टोफर मार्लो भी इन्हीं में था, जिसका फेमस राइटिंग है डॉक्टर फॉस्टस। बाकी जॉन लीली, ठीक है, एंड ग्रीने एंड पील, ठीक है, ये सारे इसके वो है राइटर, थॉमस किड। तो ये यूनिवर्सिटी विट्स हैं। तो ऐसा माना जाता था शेक्सपियर ने यूनिवर्सिटी विट्स, जो यूनिवर्सिटी विट्स उन्हीं को बोलते थे जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे थे। उस टाइम पे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे और जिनके पास रूल्स था, जो क्लासिकल ऑर्डर फॉलो करते थे, इस तरह लिखे जाने चाहिए, ये होना चाहिए, पूरा प्रोटोकॉल्स को जो फॉलो करते थे। पर ऐसा शेक्सपियर ने बिल्कुल नहीं करा। वो फ्री स्टाइल से प्लॉट को कोई नहीं इम्प्रोबेबिलिटी रखा, कैरेक्टराइजेशन भी ऐसे ही घुमा रखा है, मॉरल बेस कहीं देखने को मिलता नहीं है, द पोएटिक जस्टिस नहीं है, क्वेश्चन ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ये तीनों चीज़ जो है, ये जो 3 एक्सेस हैं, यानी एक्स वाई एंड जेड, यानी टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी राइटिंग में। बट स्टिल शेक्सपियर ने इन तीनों में से किसी को भी फॉलो नहीं किया। यही है कहीं ना कहीं नेचुरलनेस, और यही ना कहीं जॉन कीट्स ने जो शेक्सपियर के बारे में बोला था, दैट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव कैपेबिलिटी दैट शेक्सपियर हैज़। तो शेक्सपियर के पास नेगेटिव कैपेबिलिटी थी। एंड नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जो पहले से जो चीज़ है उसको फॉलो करते आ रहो। इट मीन दैट यू हैव समथिंग डिफरेंट, समथिंग नेचुरल, दैट इज़ विद शेक्सपियर। अब यहाँ से आपको आगे, ठीक है, इन ओथेलो देयर आर द नंबर ऑफ द इम्प्रोबेबल इवेंट्स। अब उसी को समझा रखा है इम्प्रोबेबल इवेंट्स से काफ़ी, जैसे टू मच चांस एंड द कोइंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। द लॉज, लॉजिक और कॉमन सेंस कहीं ना कहीं टिक नहीं पा रहा। ऑफ कोर्स द चांस एंड द कोइंसिडेंस आर नॉट द फॉल्ट परस्यू एंड जस्ट एज एग्जिस्ट इन लाइफ दैट कैन एग्जिस्ट इन लिटरेचर। कह रहे कि जैसे लाइफ में चलती है भाई, ऐसे होते हैं चांस को इंसिडेंस, इसी तरह से उसमें चलता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट विद द ओवर यूज और द अब्यूज़ एंड द एक्सपेंस ऑफ द प्लॉजिबल, इट मीन बहुत ज़्यादा जो है कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं, कभी कोई आके मिल रहा है, कभी कोई आके मिल रहा है। अब वो देखो, जैसे सीन यहाँ पे जो मैनिपुलेशन है कि पीछे से जो है ओथेलो देख रहा है और वो जो कैशियस से वो बात कर रहा है, बियांका के बारे में बात कर रहा है, पर लग वो रही है, इस तरह का जो सीन है। तो डेसिमोना लूजेस द हैंकरचीफ एंड कोइंसिडेंटली, देखो कोइंसिडेंटली एमिलिया इज देयर, एमिलिया वहाँ पे है, एंड द हैंकरचीफ एंड गिव्स इट टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को देती है। तो ये जो है द कोइंसिडेंस फैक्ट, जिसके ऊपर इस पूरे प्लॉट को फैब्रिकेट किया गया। देखो प्लॉट बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है, दैट्स द सोल, और इस प्लॉट को जिसके ऊपर रखा गया है दैट इज़ द कोइंसिडेंस। प्लॉट यहाँ पे अगर देखेंगे तो हैंकरचीफ सीन दे दैट एक्ट्स एज अ प्लॉट, पर वो जो प्लॉट है वो कोइंसिडेंस पे बेस्ड है, स्पाइन कोइंसिडेंस है उसका, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी की अगर बात करते हो कोइंसिडेंस है, पर प्लॉट को तुम कोइंसिडेंस पे नहीं रोक सकते। तो ये हो गया क्लासिकल थीम और क्लासिकल टच, कि किस तरह से भाई यूनिवर्सिटी बिट से शेक्सपियर बिल्कुल अलग थे। बट ओथेलो वी कैन नॉट हियर देयर वर्ड्स ऑफ द मिस इंटरप्रेट्स एंड द कैशियो, और एकदम से वो जो सीन देखा हो कई जगह कोइंसिडेंस हो रहे हैं, वो आके उसको मार देता है, तो इसीलिए। सेकेंडराइजेशन, देखो ये हेडिंग है, द इनकन्सिस्टेंसी ऑफ द कैरेक्टराइजेशन इज अ मोर सीरियस प्रॉब्लम इन ओथेलो। अच्छा, ओथेलो के रिगार्डिंग कोई अगर कुछ क्वेश्चन आए, इट मीन दैट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप लिख सकते हो। The previous impression that has left the audience for Othello, who is a noble, guileless gentleman, instead of the openly asking, देखो इतना पावरफुल कैरेक्टर दिखाया गया और एंड में वो शक के भी हाफ पे उसे मार देता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सीन टिक नहीं रहा है। द फर्स्ट ग्लिम्स दैट वी हैव इज दैट द काम मैन, इतना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल्ड इतना, और वो इस तरह से अपने उसको खो दे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कैरेक्टराइजेशन जो है वो प्लेस नहीं करती, वो प्लॉट पे जो कैरेक्टर को जैसे फिक्स किया जाता है वो लग नहीं रहा। डेसिमोना दूसरी तरफ इनोसेंट दिखाई गई है, नेवल दिखाई गई है। वेन एवर शी मैंशन द कैशियोस नेम शी नोटिस हर हस्बैंड, वो अब देखती है उसके हस्बैंड गुस्सा हो रहे, बट शी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट दिस शो ऑट टू बी कंटिन्यू द प्लीडिंग फॉर हिम। पर ऐसे में कोई और वाइफ नाम नहीं लेती, वो समझ जाती है। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं इतना लूज कैरेक्टर रखा गया है, बट स्टिल बोलते हैं शेक्सपियर तो शेक्सपियर है। पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसे कैसे हो सकता है, डेसिमोना जो को पता चल रहा है कि उसके हस्बैंड उसे डांट रहा है, तो और इतनी शांत दिखा रखी, तो अगली बारी वो पूछे ही ना, पर फिर भी वो पूछ रही है। दिस इज अगेन द इनकंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन ओथेलो। नेक्स्ट, तो इमोरलिटी एंड ऑब्सिनिटी भी देखा जाता है, वाज द चार्जेस अगेंस्ट द ओथेलो। Iago's speech and the Othello too was the part where he possessed by Iago the rife in the sexual images। अच्छा, दिखाया जा रहा है किस तरह से जो है उसकी वाइफ सो रही है उसके साथ, ये सारा जो सीन है, इवन द कैशियो का सीन बियांका के साथ, दैट इज इमोरल एंड ऑब्सीन। लैक ऑफ पोएटिक जस्टिस देखने को मिलता है कि ओथेलो जैसा एक वो है,
और डेस्डिमोना बेचारी उसके साथ कुछ होता नहीं है। इट मीन द ऑडियंस जो है वहाँ पे दे आर डिमांडिंग फॉर द पोएटिक जस्टिस कि सच में कुछ इंसाफ होना चाहिए, पर वो देखने को नहीं मिल रहा। Now the question on का मतलब the so-called the double time problem of Othello has aroused the highest amount of the controversy among the critic. On the one hand, it is a gross violation of the rationality and verisimilitude. On the other hand, it is a skillfully handled and often escape and the attention of the most prospective viewer to reader of the play. तो यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं, ये दो ध्यान रखना है। इट इज़ अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ द रेशनैलिटी एंड द वर्सिमिलिट्यूड, ठीक है। तो रेशनल कुछ लग नहीं रहा, और वर्सिमिलिट्यूड का सिंपल मतलब है द अपीयरेंस और द क्वालिटी ऑफ सीमिंग टू बी ट्रू और रियल, कि ऐसा लग नहीं रहा कि सच में एक रियल है, ऐसा लग किसी ने बना बना के ऐसे ही किसी तरह से कुछ पेल दिया हो, ठीक है। कंक्लूजन आप यहाँ से देख सकते हो, अपने हिसाब से नोट कर लेना। शेक्सपियर्स ओथेलो इज अबाउट द बिटवीन द मॉरल ग्रेटनेस एंड द वीकनेस ऑफ परसेप्शन। क्या ये मॉरल ग्रेटनेस का है या वीकनेस ऑफ परसेप्शन, या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि परसेप्शन में वीकनेस है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इस बेस्ड ऑन द वॉयलेशन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड मॉरल नॉर्म्स ऑफ द वेनेथियन सोसाइटी। द कोर्स ऑफ द ओथेलो's vain struggle and the tragic fall is described as well as unfolding of the plot in the light of the establishment of the new moral and the social order. तो ओथेलो प्रॉब्लम लाइज इन द बिलोंग द डिफरेंट रेस एंड हिज मैरिज टू द डेस्टिमोना रिप्रेजेंटेटिव। देखो एक तो सिंपल है, यहाँ पे हम विनीतन देखो मॉरल ग्रेटनेस की अगर बात करते हैं तो वो भी देखा जा सकता है अगर इस तरह से मिसमैच हो, और जिस तरह से स्टार्क कलर के बीच में है, जैसे ब्लैक एंड वाइट, कि ओथेलो टोटली ब्लैक दिखा रखा है सॉरी, और डेस्टिमोना जो है वो वाइट है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जैसा है वैसा एग्जैक्ट बनता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मॉरल लेसन इसमें दिखाया गया है, दिस इज रेसिज्म। अब रेसिज्म जैसा इम्पैक्ट है, उसके बाद वो मुस्लिम से फिर वो चेंज हुआ, क्रिश्चियनिटी में आया, और वो पहले से ही क्रिश्चियनिटी में। तो ऐसे वो टिकते नहीं है, क्योंकि ये जो सीड ऑफ डिस्कॉर्ड है, कहीं ना कहीं शक जो है ये इसी बेस पर आया कि उसको ओथेलो कहीं ना कहीं देखने में उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। तो यहीं पे कहीं ना हमें लगता है कि मॉरल ग्रेटनेस है इस कहानी में, दिखाया गया कि ऐसे मिसमैच हो। तो ऐसा नहीं है कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है लव का कि वो इसको आके लेके जा सके। पर अगर हम देखते हैं मैरिज है क्या, सिंपल इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे मैरिज की डेफिनेशन भी है जहाँ पे सब कुछ मैच होना चाहिए, सब कुछ देख दुख के शादी की जाती है। पर अगर इस तरह का हो तो इतने लव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते जो कि कैरी करके जा सके। तो हाँ, यहाँ पे सोशल ग्रेटनेस है, सोशल मैसेज है, बस इसको डीकोड करना आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं इनकोडेशन किया गया है यहाँ पे सोशल ऑर्डर का। अच्छा, इस स्लाइड को आप रोक के देख लो, द सेम इज हियर। इनकेस क्वेश्चन आ सकता है, इस पर इंपॉर्टेंट है। देखो द कंसेप्ट हमर्शिया का सिंपल मतलब क्या होता है, इट्स अ प्राइमरी टू द ट्रेजेडी। ट्रेजेडी को अगर लिखना हो तो हमर्शिया होना चाहिए। हमर्शिया मतलब एक गलती करेगा तुम्हारा सेंट्रल हीरो, वो फैटल मिस्टेक हो सकता है, किस्मत में लिखा हो तो वो एक गलती करेगा, और उसी गलती की वजह से उसकी ट्रेजेडी जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। एक ट्रैजिक फॉल होगा, वो गिर जाएगा और वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे गलती आप देख सकते हो, अगर हम ओथेलो में आते हैं तो पहली गलती कहीं ना कहीं ये है कि कैशियो को प्रमोट करना, यागो को प्रमोट ना करना। दूसरा एक फैटल मिस्टेक यहाँ ये हो गया कि डेसिमोना पे शक करना या इयागो पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना। देखो ये सारा है हमर्शिया, और ये हर ट्रेजेडी में द कोर पार्ट, अगर हम बोल सकते हैं द हार्ट ऑफ द ट्रेजेडी इज ऑफ प्लेसिंग द हमर्शिया। राइटर हमर्शिया को कहाँ प्लेस कर रहा है वो ज़रूरी है, कि कहीं ना कहीं एक फैटल फ्लॉ लेके आना, एक फैटल मिस्टेक करवाना है सेंट्रल कैरेक्टर से, तभी उसका डाउनफॉल पॉसिबल है, नहीं तो उसका डाउनफॉल पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और ये सेंट्रल कैरेक्टर होना चाहिए, दैट इज़ दी हमर्शिया। मैंने बता भी दिया, बाकी आप पढ़ लेना अपनी जो पसंद हो आपको। तो एरिस्टोटल के पोएटिक का कंसेप्ट है ये हमर्शिया। Next is Hamartia, tragic flaw or the tragic error. Tragic flaw connotes a quality that is inherent in the character's personality, such as pride and impulsiveness. और tragic error क्या होता है? That has nothing to do with a particular character personality. Rather, it is a mistake anyone could conceivably make, and such a missing or burst by. ठीक है, तो जो normally हो जाता है that is the tragic error. और tragic flaw क्या होता है? जो character के personality में होता है, pride ये। तो ये आपको देखना है कि ये हमर्शिया आपको किस फील्ड में जाती हुई लग रही है। जैसे ट्रैजिक फ्लॉ वाला हमर्शिया है, इट में द ट्रैजिक एरर वाला हमर्शिया है। तो ऐसे ट्रैजिक फ्लॉ हमर्शिया है ना, कि वो लग रहा था कि वो चलो ऊपर से यह है, वेलियंट है, पावरफुल है, उसके फादर भी वेलियंट थे, तो उससे उसने इंटरेक्ट किया है। तो दैट इज द हमर्शिया इन अ ट्रैजिक फ्लॉ फॉर्म। ट्रैजिक फ्लॉ इज नॉट ए फ्लॉ, ठीक है, एक बार रीड कर लेना जस्ट।
नाउ व्हाट्स द फंक्शन ऑफ द हर्शियन लिटरेचर। सबसे पहले हर्शिया पुट द ट्रेजिक इन ट्रेजिक हीरो। कोई हीरो तो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको ट्रेजिक में लीड करवाती है हर्शिया। हर्शिया कैन लीड द मेजर डिस्कवरी बाय द हीरो। अब यहाँ पे हीरो एक मेजर डिस्कवरी करेगा, वो गलती है वो, पर उसके बाद वो ढूंढने भी निकलेगा सच क्या है, और जब उसे सच पता चलेगा तब तक वो जैसे वो ट्रेजिक फ्लॉ होगा, वो गलती एक करेगा, एक मिसलीड कर कुछ मिस्टेक करेगा, उसके बाद जब वो गिरने लग जाएगा तब वो देखना शुरू करता है कि कहाँ उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। ठीक है, अब उसको जब वो ढूंढने निकलेगा, दैट इज़ द मेजर डिस्कवरी बाय द हीरो, तो वो उसको एंड में पता कर लेता है कि अच्छा ये गलती हुई थी मुझसे। नाउ ओथेलो एज यू हैव द इनफ मटेरियल लिखने के लिए। अ ट्रेजिक हीरो इज़ ए पर्सन हु मेक अ बैड जजमेंट। वो ये हर्शिया वाला कंसेप्ट लिख के आना है, और हर्शिया की प्लेसमेंट का भी लिख के आना है, बाकी ओवरऑल सीन से उठाना है आपको। ठीक है, एज एन ट्रेजिक हीरो, और फिर एरिस्टोटल के पोएटिक्स से सिंपल हर्शिया वाला ही पैटर्न है, उसी को फॉलो करना है आपको। ये सिर्फ एक मटेरियल आप देखो इसमें ना, और यहाँ पे दिखा रखा है किस तरह से वो गलती होती है उसे, और गलती ये होती है कि ओथेलो कि इससे हम ये बोल सकते हैं कि यागो पे ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेना, या फिर एक फैटल फ्लॉ हम ये भी बोल सकते हैं कि कैशियो को प्रमोट कर देना, यागो को ना प्रमोट करना, या डेस्डिमोना पे शक करना, अपने कॉर्डियल बॉन्ड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना समझना, या रेसिज्म का इम्पैक्ट। बहुत सारे सोर्सेज है जिसके थ्रू आप टच करके लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आंसर राइटिंग मटेरियल है, आप इसको रोको और देख सकते हो अच्छे से। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ वो मिल जाएगा कि लिखना कैसे है बेसिकली। अब यहाँ पे रोके जैसे कि नॉट नाउ द स्वीट डेस्टिमोना, बाकी मैंने आपको वैसे भी प्रैक्टिस करवा रखा है, आप उसे देखो एंड जस्ट यू हैव टू फील, और फिर आप लिख सकते हो बहुत आसानी से। द सेम इज हियर। ठीक है, आराम से रोक के देखना है, आपको समझना है इसे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ट पर्सपेक्टिव इन शेक्सपियरियन राइटिंग। तो देखो, जब शेक्सपियरियन राइटिंग को अगर हम समझते हैं तो नॉर्मल सी बात है, थिएटर पे यानी ग्लोब थिएटर में शेक्सपियर के जो हैं वो ऑलरेडी ड्रामा जो है वहाँ प्ले किए जाते थे, वहाँ परफॉर्म किया जाता था। तो फीमेल एक्टर जो हैं वो नहीं हुआ करते थे, मेल ही फीमेल का रोल प्ले करते थे थिएटर में। और उसके बाद जो है वहाँ पे सोशल क्लास को भी देखा जाता था। जो हाई क्लास का होगा, जो ऊपर हाई फाई क्लास ऑफ सोसाइटी का होगा, उसके हील बड़े होंगे। तो जैसे कोई अगर स्टेज पे आ रहा है तो ऑडियंस नीचे देखेगी, स्पेक्टेटर सिंपल देखेगी। अगर हील ऊंचे हैं तो इसका मतलब क्या है, हाई फाई सोसाइटी का है और एलीट क्लास का है। और अगर फ्लैट बेस है, इसका मतलब क्या है, वो स्लेव है, या वो कोई वैसे ही है, माइनर कैरेक्टर है। तो फीमेल, और जो फीमेल को जो शेक्सपियर प्ले करवाते थे वो बहुत अच्छे और बहुत ही परफेक्शन था। ऐसा नहीं लगता था कहीं नहीं कि फ़ीमेल जो है फ्रेजाइल है या वीक दिखाई जाती थी या सबमिसिव दिखाई जाती थी। अगर ऐसी दिखाई भी गई है तो दूसरी फीमेल कहीं ना कहीं होगी जो उसे बैलेंस करेगी। द सेम इज़ हियर। दो यहाँ पे फीमेल बहुत पावरफुल दिखाई गए। द फर्स्ट इज़ द बियांका एंड द सेकंड हमें पता है एमिलिया, नो डाउट। एमिलिया के डायलॉग्स मैंने बोला है वो रट लेना, अच्छे से कर लेना। इवन इयागो ने इसे होर बोला है, बट स्टिल एमिलिया अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करती। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे पास डेस्डेमोना है जो कि बहुत ही सीरीन, पीसफुल, प्लेसिड, तो ऐसी दिखती है यानी। तो दोनों इस तरह के हैं। जैसे अगर हम तो और जो क्वालिटी है प्रेजेंट करने का, जो फेमिनिस्ट स्टाइल है, जो फेमिनिस्ट अटायर है, उसको भी शेक्सपियर बहुत अच्छी तरह से सबके सामने रखते थे, जैसे कि डेस्डेमोना पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे फीमेल को बहुत सही बैलेंस में रखा शेक्सपियरन राइटिंग में, और पावरफुल भी देखने को मिलते हैं। इन वे द बैलेंसिंग वे में लिखा जाता है, और डायलॉग कई सारे इतने पावरफुल डायलॉग्स प्लेस दिए गए हैं एमिलिया को टक्कर में। इवन हम नहीं बोल सकते डेस्डिमोना को, हमें बोलना चाहिए एज एन मेजर फीमेल कैरेक्टर, बट स्टिल डेस्डिमोना यानी हीरोइन मेन मेजर फीमेल कैरेक्टर में नहीं आ रही है, एमिलिया आ रही है। ठीक है, तो और उसके साथ बियांका को भी दिखाया गया जो कि सेल्फ डिपेंडेंसी जैसे फैक्टर में आता है। और डायलॉग्स इतने परफेक्ट हैं जिसको हाई इंटोनेटेड साउंड में रखा गया है, जैसे आपने देखा ही होगा पीछे। तो यहाँ लगता है कि हाँ, फीमेल को बैलेंस वे में लिखा गया है, बिल्कुल सही। होमोसेंट्रिसिज्म में इक्वालिटी और जेंडर बायसनेस को देखने को नहीं मिलता शेक्सपियरियन स्टाइल ऑफ राइटिंग में। तो वो ये जैसे एक तो इसकी बात कहीं ना कहीं क्वीन एलिजाबेथ बैठी हुई है। तो एलिजाबेथ इन टाइम इट मीन दैट यू आर एंजॉइंग द रेनेसां। बहुत अच्छा है, टाइम अच्छा है, परफेक्शन अच्छा है, इवन द हिस्टोरिकल सेंस भी देखा जाए दैट इज़ परफेक्ट। ऐसे टाइम पे शेक्सपियरियन स्टाइल ऑफ राइटिंग और शेक्सपियर का उठना तो बनता ही है। और जब पहले ही ब्रिटेन में, अगर इंग्लैंड में अगर फीमेल अगर वहाँ पे बैठी हुई है रानी बन के, तो यानी फीमेल कैरेक्टर को तो पावरफुल वैसे भी रखना ही होता है।
तो बाकी आप रोक के देख लेना। जैसे उसमें बता रखा देयर आर ओनली 3 फीमेल कैरेक्टर, और मैंने बताया भी किस तरह से हैं, कुछ वैसे हैं कुछ वैसे हैं, और कैसे बैलेंस किया गया है वो देख लेना आप नॉर्मल। तो एलिजाबेथन वुमेन है। एलिजाबेथन वुमेन का मतलब होता है दोज हु कैन एंजॉय द इक्वालिटी। इक्वालिटी जो एंजॉय करते हैं, इक्वल स्टेटस एंजॉय करते हैं, जो सच में वेलिएंट हो फीमेल, और जिनमें सच में जिनके डायलॉग में परफेक्शन हो, जिनका एग्जीक्यूशन में परफेक्ट हो, वो देखने को मिलती है यहाँ पे। बाकी आपको मटेरियल उठाने यार सिंपल ऐसे रोको और देखो। अच्छा, इनमें से किसी स्लाइड को ऐसे मत कर देना छोड़ के आगे चले जाओ, बिल्कुल सबको देखना है आपको स्लाइड को, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सब स्लाइड को देखो और क्या है, अगर फिर भी स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न है, वैसे तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पर आप उसमें देख लेना ताकि आप लिख के कैसे आना है वो समझ सको। एंड इज द एंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, हैंकरचीफ सीन ऑफ ओथेलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हैंकरचीफ सीन ऑफ ओथेलो, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो। तो बहुत सिंपल है यार, मैंने कई बार इसे बता भी दिया है, कहानी के बीच में भी है, बस आपको देखना है कि कैसे कैसे क्या है, वो लिखते किस एंगल से वो। जैसे ये Desdemona, the orders the clown, the cashew, and Emilia with the handkerchief might be Othello enter the Desdemona, give it to her hand and she does, and he, मतलब वो ये सिंपल सी बात है, वो कहानी है ना, वो जो चल रही है उसी को ही लिखना है। तो ये सिंपल है, बस ऑर्डर मेंटेन रखना है और कैसे किस किसने किसको क्या कहा वो देख लेना। ये उसी का ही एनालिसिस है, यानी सिंपल सी बात है, जो हैंकरचीफ सीन है उसका एनालिसिस है, तो ये भी आपको देखना है। इसी तरह से और कंटेंट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट देखो, फर्स्ट थिंग इज दैट इंट्रोडक्टरी नोट्स ऑन ओथेलो एंड ट्रेजेडी। तो सबसे पहले बता रखा है मोरालिटी प्ले। दिस ट्रेडिशनल implies एन ऑर्डर्ड यूनिवर्स, इट इज एसेंशियल ऑप्टिमिस्टिक। देखो मोरालिटी प्ले में क्या होता है, इट मीन दैट मॉरल लेसन होगा एंड में। और जो एलिजाबेथन प्ले राइट ऑफन मिक्स विद द टू एलिमेंट्स ऑफ द पोर्टर सीन इन मैकबेथ, दे आर रिगार्डिंग एज द कॉमेडी एंड द ट्रेजेडी। तो सिंपल सी बात यह है कि शेक्सपियर के ओथेलो जो है वो ट्रेजेडी है, इट्स नॉट एट द मोरालिटी प्ले, बट स्टिल कहीं ना कहीं इसमें मॉरल लेसन है, जो मैंने बोला कि कहीं जो गुड एंड एविल के बीच में जो वो है, उसके साथ साथ गुड एविल को तो हटाओ, यहाँ पे रेसिज्म जैसे कंसेप्ट पे और सस्पिशन जैसे पे कि शक वगैरह जो है ये सब नहीं करना चाहिए इन ऑर्डर टू कैरी द रिलेशन, अगर रिलेशन को आगे लेके जाना। एक सोशल मैसेज है, सोशल नोट पे बहुत अच्छी तरह का मैसेज इसमें देखने को मिल रहा है। तो एरिस्टोटल को इसमें और ट्रेजेडी के फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हो। अ ट्रैजिक हीरो सफर्स अ चेंज इन द फॉर्च्यून, सबसे पहले उसकी किस्मत में एकदम से बदलाव आएगा, एक फैटल एरर करेगा, वो एक गलती करेगा, दैट इज कॉल्ड हमर्शिया। द ट्रैजिक एरर वॉज जनरली एट्रीब्यूटेड इन द ग्रीक ट्रेजेडी में इसका बहुत यूज़ होता था। द प्राइड ह्यूब्रिस विच ऑफेंडेड द डिवाइन जस्टिस द डाइक, द ह्यूब्रिस ब्रॉट अपॉन इट्स जजमेंट ऑफ द गुड्स और दैट्स गॉड्स, दैट इज द नेमेसिस। द ट्रैजिक प्लॉट मूव फ्रॉम द बिगिनिंग थ्रू द कंपाइलेशन एंड द कैटास्ट्रोफे इन द ट्रैजिक रिवर्सल। तो द रिवर्सल देखो, जैसे ही उसके फॉर्चून में देखो सबसे पहले जो किस्मत है, एक गलती होगी, दैट गलती को हम बोलेंगे हमर्शिया, ठीक है, एक सबसे एक मेजर गलती होगी। और उसके बाद दिस पेरिपिटिशिया बिकम्स अपेरेंट टू द ऑडियंस बिफोर द हीरो इज अवेयर, और उसके बाद उसका फॉर्चून जो उसकी जो किस्मत है वो पूरी पलट जाएगी, तो हम बोलते हैं पेरिपिटिशिया हो गया। पेरिपिटिशिया का मतलब होता है इट मीन दैट आके पूरा रिवर्सल हो जाना। एंड दस प्रोडक्ट ऑफ द टू एलिमेंट ड्रामेटिक अर्निंग सस्टेन एंड द ट्रैजिक रिकग्निशन, और जैसे उसे पता चलता है कि कहाँ गलती है, दैट इज कॉल्ड एनेग्नोसिस। तो एनेग्नोसिस का मतलब होता है ट्रैजिक रिकग्निशन, कि उसे पता चल जाता है कि हाँ रियल में गलती क्या है। तो जो गलती हुई वो हमर्शिया, पेरिपिटिशिया यानी उसके फॉर्चून का रिवर्स हो जाना, और इग्नोसिस का मतलब उसको पता चल जाना। एरिस्टोटल ने कैथारसिस भी बोला है टू काउंटर द आर्ग्यूमेंट ऑफ द हु आर्ग्यूड दैट द वाचिंग द वायलेंस वीकनेस ऑफ द स्टेज व्हिच एनकरेज द ऑडियंस टू बिहेव द लाइकवाइज। एरिस देखो, जो अंदर ही अंदर जो ऑडियंस के अंदर उबाल उठता है, जिसकी तरह वो पोएटिक जस्टिस की तरफ मूव करना शुरू कर देते, एक अंदर उबाल, तो दैट इज़ कॉल्ड द कैथारसिस। वो अंदर की अर्ज, वो डिज़ायर, दैट इज़ द कैथारसिस। जहाँ तक इंपॉर्टेंट है सेनेका इन द इटालियन राइटर, और जो कि एंड में मर्डर सीन उनके में काफ़ी होता है, वायलेंस बहुत ज़्यादा होगा, सेनेकन राइटिंग में वायलेंट होगा, ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा और वायलेंस का काफ़ी सीन मिलेगा। सेनेका स्टोरी अडेप्टेड विद द ऑडियंस वांटिंग द एक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को दिखाया जाता है। द सेनेका ट्रेजेडी इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द वेल मीनिंग दैट गोज द लियर डिवाइडिंग द किंगडम और द ब्रूटस किलिंग द जूलियस। ये बाकी उसके थ्रू से बता रखा है, बट सेनेका ट्रेजेडी है ये, इट्स एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ सेनेका ट्रेजेडी। एंड में जो सीन देख रहे हैं हम, डेथ सीन, इतने ज़्यादा डेथ सीन एंड में हो रहे हैं, तो दैट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सेनेका राइटिंग और द सेनेका स्टाइल ऑफ द राइटिंग। The next Elizabethan, I use the Elizabethan somewhat here. The Othello was written towards the end of the reign of the Elizabethan I. Elizabethan I के end of reign में लिखा है, या जेम्स I की शुरुआत होती है, जेकोबियन एज जिसे हम कहते हैं।
तो pragmatic choice है the cultural norms and the monarch. The Renaissance what significant changes the place original audience would have reflected the tension. We speak the Elizabethan or the Jacobean audience, but of course between the sole Elizabethan and the Jacobean identity, some range of the voices and experience, many of which are heard. देखो सिंपल सी बात है कि ये एलिजाबेथन राइटिंग है कि नहीं है. इट मीन दैट यू आर एंजॉइंग द रेनेसांस. हम इसमें रेनेसांस को एंजॉय कर रहे हैं. इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द एलिजाबेथन राइटिंग. इट मीन एलिजाबेथन राइटिंग का मतलब होता क्या है, दैट इज़ नथिंग फ्यूटाइल. इसमें कुछ बेकार नहीं मिलेगा, बट दैट यू कैन फाइंड द फर्टिलिटी ऑफ द ह्यूमन सीड. तो यानी इंसान और इंसान के होमोसेंट्रिसिज्म और द ह्यूमन लाइक क्वालिटी, इट मीन्स लव, अफेक्शन, हेट, इस तरह की चीज़ है. दी वायलेंस, ये सारा होमोसेंट्रिसिज्म है. तो इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिजाबेथन राइटिंग. अब यहाँ पे आता है ओथेलो एज ए वॉरियर. तो आप देख लेना नोट करके, है ना. एक बार रोको और इसको समझ लो, बिल्कुल सिंपल है. एंड हियर फाइंड द ओथेलो एंड डेस्डेमोना. देखो ओथेलो तो they don't seem to know each other very well. Desdemona is sure that the Othello would never become jealous. It's an immature relationship. जैसे बताया, जैसे Antony and the Cleopatra, the knowledge of themselves can be. The Othello comments that he is old enough not to feel the young effects of the passion. Othello ने खुद बोला है कि वो इतना बूढ़ा हो गया कि ये छोटी मोटी चीज़ उस पर असर नहीं करती, but still that makes the drastic change, और जिसकी वजह से tragedy lead हुई. Desdemona possibly infidelity. अगर हम बात करें कि Desdemona infidel है, no, कोई भी ऐसा नहीं मिलता जिसको हम बोल सकते हैं कि डेस्डेमोना को कोल्ड है या फिर होर है इस तरह की, या फिर हम बोल सकते हैं इनफिडाइल है, नहीं. और उसके साथ साथ इयागो क्लेवरली ब्लेंड्स द एलिमेंट ऑफ ट्रूथ. अब इयागो के यहाँ पे परफेक्शन है. इयागो के यहाँ पे एक तरह का सीन मेकिंग जो कंसेप्ट है वो बहुत ही परफेक्ट है. और चाहे हम बोल सकते हैं वो सॉफ्ट हैंड से जिस तरह से शेक्सपियर ने लिखा, और या हम ये बोल सकते हैं दैट इयागो के जो जो जिस तरह का मूव लिया है इयागो ने, उसने डेस्डेमोना और साथ ही साथ ओथेलो जैसे एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को, इवन हम फ्लैट कैरेक्टर बोल सकते हैं, उसको राउंड जैसे पोज पे लाके खड़ा कर दिया है. डेस्डेमोना इम्पल्सिव गुड थी, बहुत अच्छी थी वो, और उसको इतना समझ, जैसे मैंने लास्ट वाली स्लाइड में भी हमने देखा था, जो मैंने बोला कि इतनी शरीफ है तो, और इतना सब कुछ अंदर से है, इतनी इनोसेंट है, तो जब उसको डांट रहा था पहले तो उसको भी कंट्रोल करना था. ये कहीं ना कहीं एक मिस्टेक भी है, और उसके साथ कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कुछ ना कुछ शेक्सपियर में हल्की फुल्की कहीं कमी आई है. बट स्टिल द शेक्सपियर इज़ अ शेक्सपियर. कई बार ही बोला है मैंने, इज़ नॉट इन लाइन बट विद इन अ लाइन. और ये परफेक्शन है शेक्सपियर की. तो जेलसी एक सेंट्रल जो है इसमें हमारे पास मेन है, जिसने कि इस पूरी कहानी को स्टीयर किया है. अगर होल बैलेंस की बात करें, या फिर हम पूरे प्लॉट की फैब्रिकेशन की बात करें, या हम राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन की बात करें, दैट इज टोटली गोज विद द जेलस कंसेप्ट. राइजिंग एक्शन जैसे हम इसमें देखते हैं तो राइजिंग एक्शन पूरा और से दोनों आपस में आ जाती है. राइजिंग एक्शन में काफ़ी नोट्स फॉर्म हो रहे हैं, और जैसे ही जाते हैं तो यहाँ से जब वो सॉल्व होना शुरू हो जाता है कि सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि कौन जिम्मेवार था, कैसे किस किस कैरेक्टर को क्या क्या समझा और कितनी गलतियाँ निकल रही है. तो जब तक ऑडियंसेस के अंदर कैथारसिस मूव करता रहता है, ये कैथारसिस है, और ये कैथारसिस अंदर का डिज़ायर मूव करता रहेगा, तब तक बोलेंगे राइजिंग एक्शन है. जैसे ही वो सॉल्व होना शुरू हो जाए, किस किस की गलती है, किस किस का क्या है, एंड में सब कुछ क्लियर हो गया, तो राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन जो है वो मैच हो गए. तो दैट मीन द क्लाइमेक्स है इसमें कहानी में. अगर फॉलिंग एक्शन, जैसे ये राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन कम हो जाता तो एंटी क्लाइमेक्स होता, बट दिस इज़ नॉट एन एंटी क्लाइमेक्स. थोड़ा बहुत एंटी क्लाइमेक्स का टच देखा गया इवन इन केस ऑफ द इयागो के साथ पोएटिक जस्टिस की डिमांड लेके बैठी हुई ऑडियंस, पर वो मीट नहीं होती. तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी राइजिंग एंड फॉलिंग एक्शन को मेंटेन किया गया है. द नेक्स्ट इज द इयागो एलिजाबेथन विलन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आ सकता है और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज द शेक्सपियर का जो एक्सेंट विलन है, जो एग्जीक्यूशन पे विलन है, और द परफेक्शन पे विलन है, दैट इज़ द इयागो. और इयागो के ऊपर तो क्वेश्चन है, इज एन एलिजाबेथन विलन. ठीक है, तो इसको करते हैं प्रिपेयर. अब तो बहुत अच्छे से करना है प्रिपेयर. इयागो एक्ट्स एज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होते हैं? एनीथिंग दैट इंक्रीजेज द रिएक्शन. किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट. एंड इनएविटेबल द सीड ऑफ डेथ. इनएविटेबल मतलब जिसे रोका ना जा सके, और इसी ने सीड ऑफ डेथ को यहाँ प्लांट किया है. द एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी इज innate in the Desdemona and Othello and couldn't develop the Iago. His function is to expedite disaster. देखो कितनी अच्छी अच्छी लाइन्स है. स्लाइड को रोको और आप पूरे अच्छी तरह से समझो. तो बहुत प्यारी प्यारी लाइन्स है यहाँ. उसको कंपेयर भी किया गया अलग अलग राइटिंग से, जैसे मैशियोवेली से, द प्रिंस के, या फिर जो और भी ऐसे पैराडाइज लॉस्ट के सेटेंस से भी कंपेयर कर रखा. तो प्लीज़ इसको देखो और अच्छे से समझना है आपको कि किस तरह से इयागो को एज एन सेंटर ऑफ प्ले रखा गया है, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में सेटन है.
मिल्टन ने लिखी है पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है 1960s के लाइन में है, और सेकंड वर्जन जो है 2 बुक्स जो है वो बाद में आते हैं 1970s में। बट पैराडाइज लॉस्ट बहुत अच्छे से है, जहाँ पे सेटन को एज एन शैतान है और उसको बहुत अच्छे डायलॉग्स दिए गए हैं, जैसे यागो को दिया गया है इन शेक्सपियरियन ओथेलो। तो शेक्सपियरियन स्टाइल ऑफ राइटिंग बेसिकली इन ओथेलो बेसिकली अगर जो किस तरह से सेंट्रल जो रोल है और जो सेंट्रल डायलॉग्स जो है वो ज़्यादातर डायलॉग्स जो है वो यागो की तरफ मूव हो रहे हैं। इसी तरह से पैराडाइज लॉस्ट में सेटन जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डायलॉग्स हैं, द माइंड इज द एटमोस्ट थिंग दैट कैन ड्रैग हेवन आउट ऑफ द हेल आउट ऑफ द हेवन, इस तरह के प्यारे प्यारे खूबसूरत लाइन। द सेम इज फॉर द यागो, आई एम व्हाट आई एम, ठीक है, जैसा मैं हूँ मैं बिल्कुल वैसा हूँ, ठीक है। तो आई एम नॉट व्हाट आई एम, ठीक है, सॉरी ये है कि आई एम नॉट व्हाट आई एम, जैसा तुम समझ रहे हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। तो इस तरह का जो सीन है वो हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही सिंपल है और साथ ही साथ ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपको बाकी के साथ कंपैरिजन के थ्रू पैरेलल वे में समझना है ताकि आप आंसर को इतनी अच्छी तरह से लिख के आ सको। और इस स्लाइड में बेसिकली यागो का पूरा प्लान है, तो आप इसको रोक के देख लेना। एंड इज द परसुएशन सीन, किस तरह से यागो सबको मना रहा है, कैसे वो सबसे पहले ओथेलो को सेट कर रहा है, देन मूव टू दी रॉड्रिगो को कैसे मूव कर रहा है, हर किसी को। तो कहानी आप 2-3 बार देख लो और उसके बाद इसे समझोगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा आपको। तो कोर पार्ट अगर हम समझते हैं तो एक तो सबसे पहले पूरा यागो का सीन क्लियर होना चाहिए आपको और हैंकरचीफ सीन क्लियर होना चाहिए। तो आप बेसिकली लिखे आओगे, ट्रेजेडी का क्वेश्चन कर लो और कुछ डायलॉग्स इसमें इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर करना है। तो इसी तरह से मूव होता रहेगा, बाकी आप इसे रोको और देखो। अब कैसियो की ड्रीम को भी अलग अलग से कंपेयर किया गया, देख लो। एक फुल नोट से यहाँ पे जो आपको मिल रहे हैं कि जैसे होरेस आर्ग्यूड दैट द ड्रीम्स कैन बी रिजल्ट टू अ सिक पर्सन द फैंसी और द डिल्यूजन। होमर आर्ग्यूड दैट दे मे बी द डिवाइनली इंस्पायर्ड एंड द प्रोफेटिक, कि ड्रीम सच में किसी को इंस्पायर कर देते हैं, सिक पर्सन को, जो जिसको दिमाग में अगर कुछ है ये करना है और सपना भी उसी चीज़ का आ गया तो उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देगा, उस चीज़ को वो करेगा। ऐसे होमर ने बोला है कि सपने सच में डिवाइन होते हैं। इयागो डिस्क्राइब द कैशियोस ड्रीम, इयागो कैशियो के ड्रीम के बताता है, टॉकिंग इन स्लीप टू डेस्डिमोना, कि वो डेस्डिमोना से बात कर रहा है, और ये लाइन ओथेलो को बता रहा है कि वो डेस्डिमोना से बात कर रहा था अपने सपनों में। तो इस तरह के सीन को भी रखा गया है। और स्टॉर्म का सीन, ठीक है, इसकी वजह से जो साइप्रस पे कंट्रोल होने वाला था वो नहीं हुआ। सम इमेजरी डीपली सिग्निफिकेंट, जैसे किंग लियर में स्टॉर्म का यूज़ किया है, मैकबेथ में भी इवन शेक्सपियर ने स्टॉर्म का यूज़ किया, टेम्पेस्ट में तो बहुत परफेक्शन है स्टॉर्म का यूज़ करना। द स्टॉर्म रिप्रेजेंट द केओस एंड मार्क कॉकॉस, ठीक है, इन द स्मॉल वे ऑफ, जैसे कोई बहुत बड़ा सर्वे है तो उसका एक छोटा एग्जाम्पल आप ले रहे हो, तो इसी तरह का, ताकि ओथेलो के सोल को दिखाएगा कितना उसके अंदर जो है वो स्टॉर्म उठ रहा था उसको। There is a real storm. Othello enters the Desdemona to Iago's care during the crossing. In a tragic sense, he continued to leave the Desdemona in Iago's hand or his mercy throughout the play. और जो तूफान उठ रहा है ओथेलो के अंदर का, एंड में देखा हमने किस तरह से जो है ओथेलो जो है वो पूरा ही कहीं ना कहीं डेस्डिमोना इन इयागोस हैंड के, पूरा वो डेस्डिमोना को उस एंगल से देखने लग जाता है, इयागो के एंगल से। डेस्डिमोना सर्वाइव इन द नेचुरल स्टॉर्म which lets go safely by the divine Desdemona. वैसे डेस्डिमोना ऐसे तूफान झेल सकती थी, बट स्टिल ये किसी और की कहीं और से प्रोजेक्ट किया गया। द स्टॉर्म क्रिएट्स द फ्राइटनिंग एंड अनसर्टेन एटमॉस्फेयर। तो एक तरह से ये प्रिकर्सिव होते हैं, एक तरह से चीज़ों को दिखा देते हैं कि अब कुछ ऐसा सीन होने वाला है, कुछ नेगेटिव सीन होने वाला है, तो उसलिए यूज़ किया जाता है बेसिकली ड्रामा में या फिर प्ले में। ऐसे ओथेलो यूज द स्टॉर्म इमेजरी सेवरल ओकेशन, रेफरिंग हिमसेल्फ एज अ लेबरिंग बाक। उसने कई जगह यूज़ भी किया है स्टॉर्म का, जैसे स्टॉर्म ऑफ माई लाइफ, एंड इवन एक रियल में स्टॉर्म आता है इसमें। तो ऐसे इन स्टॉर्म का एक मतलब नहीं है, बल्कि इसके मीरियड मीनिंग्स है और मल्टीपल सिग्निफिकेंस है इसका। ऐसे वर्ड का सिलेक्शन दैट मेक्स द शेक्सपियर द ग्रेट शेक्सपियर, ठीक है। वो इंटरनल स्टॉर्म है, वो इनर स्टॉर्म है, वो आउटर स्टॉर्म भी है, तो वो एक नेचुरल स्टॉर्म भी है। किस तरह से उन सबको एक अनकॉन्शियस स्टॉर्म भी है, वो कॉन्शियस स्टॉर्म भी है। एक ही वर्ड को कई अलग अलग स्लॉट में प्लेस करना और मीनिंग को हर बारी अलग निकाल के लेके आना, दैट इज द परफेक्शन ऑफ शेक्सपियर। Now use it. Desdemona is referred as divine, divine बोला गया एज इन हेवन की तरह, और द लेडी ऑफ द रिलीजियस एलिमेंट इन द विंटर्स टेल, कई जगह ऐसे यूज़ किया है। Iago was Othello from the faith in the Desdemona and drawing the fiendish violence, rise the black, the vengeance and the hollow, the hell। तो यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ओथेलो है, ओथेलो को वायलेंस को हेल से कंपेयर किया गया। इट मीन्स ओथेलो एज एन हेल की तरफ मूव होता दिख रहा है, वो उसका जो किस तरह से एकदम से वो पलट गया, सेम साइन फॉर द इविल,
और वहीं दूसरी तरफ जो है डेस्टिमोना इज़ अ ट्रू साइन ऑफ द गुड। और पूरे प्ले में जब आप देखते हो, पूरे ड्रामा में आप देखते हो, देयर सिवरल डायलॉग्स, कई डायलॉग जहाँ पे बोला गया है इयागो को इन वे से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से बोला है द टू बी गुड इयागो, टू बी गुड इयागो, मेंटेन योर ऑनेस्टी इयागो, दैट यू आर ऑनर और नॉट ऑनर इयागो। तो ये चैलेंज किया गया है हर जगह। इवन द बिब्लिकल फ्रेज लग रहा है कि हर बड़ी कॉन्टेक्स्ट में रखा गया है। इट मीन दैट यू हैव टू सर्व द होमोसेंट्रिसिज्म। तुम्हें मानना पड़ेगा उस इंसानियत को, तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा, तुम्हें बनना पड़ेगा अच्छा। तो ये जो बोल्ड क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, दैट इज द परफेक्शन ऑफ द होमोसेंट्रिसिज्म। इट मीन दैट यू आर एंजॉइंग द रियल रेनेसांस। एंड इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी के साथ कैसे होता है। अब उसको मारना जरूरी हो गया था। दैट इज़ एन एक्सट्रीम प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी। ये एक्सट्रीम प्रेशर बिल्ट हो गया था फ्रॉम सोसाइटी, तो करना पड़ा। तो ये सोसाइटल प्रेशर है, ये सोसाइटल प्रेशर है कि इनफिडिलिटी और इनफिडाइल हो जाना, धोखा देना प्यार में। तो ये इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, और इसी से क्या आता है, इस द कन्फ्लिक्शन, एक कन्फ्लिक्शन आता है। और ये कन्फ्लिक्शन दो चीज़ में डिवाइड हो जाता है, एक तरफ हर्ट दिल और दूसरी तरफ माइंड। इन दोनों का स्ट्रॉन्ग कन्फ्लिक्शन होता है कि हर्ट वर्सेस माइंड, कि भाई कर रहा हूँ दिमाग से सोचना, एक दिल से सोचना, और इसी से ही इसका जो ऑफ शूट है दैट इज सुसाइड, वो जो कि ओथेलो ने किया एंड में। और ओथेलो शेक्सपियर बाप बोल रहा था आपको टाइम प्लेस, एंड थर्ड वन इज द एक्शन। ठीक है, द ड्रामेटिक फॉर्म क्लासिकल ट्रेजेडी और ट्रैजिक प्ले जो होते थे उनमें इन तीनों का बहुत ही बड़ा रोल हुआ करता था। एरिस्टोटल ने प्रपोज करा द ट्रेजिक ऑफ यूनिटी प्लेस टाइम एंड एक्शन। ये होल ट्रेजेडी को लीड करती है। इट वुड हैपन कि सबसे पहले आप किस तरह के उस पर प्लॉट को कहाँ पे रख रहे हो, कहाँ की कहानी है, वेनिस की है, रोम की, दैट इज प्लेस, किस टाइम पे आप अपनी इस पूरी कहानी को सेट करते हो, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, एंड हाउ मच एक्शन दैट यू कैन लीड इन योर राइटिंग, कितने एक्शन आप रखते हो। तीनों की यूनिटी बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, बट सिर्फ शेक्सपियर ने फॉलो नहीं किया। पर फिर भी शेक्सपियर की जो परफेक्शन थी इन ऑर्डर टू मेक द कैरेक्टर एज अ रियल कैरेक्टर ऑफ द लाइफ, इसने शेक्सपियर को आगे लीड किया। बाकी आप एक बार स्लाइड रोक के देख लेना आराम से। शेक्सपियर की बहुत बड़े शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज अ ट्रैजिक फ्लो, द इंटरनल इम्परफेक्शन इन द हीरो। हीरो में इंटरनल इम्परफेक्शन होता था, कोई भी हीरो ऐसा रियल हीरो नहीं होता था लाइफ का। ओथेलो की ट्रैजिक फ्लो वॉज अ जेलसी, एक जेलसी जैसे छोटे कंसेप्ट पे इतना बड़ा और बोल्ड कैरेक्टर को डिसॉल्व कर देना, दैट इज़ नॉट परफेक्ट, बट स्टिल छोटे से जेलसी फैक्टर में इतने बड़े कैरेक्टर को गिरा देना, ये AC ब्रैडले बोलते हैं रिगार्डिंग टू द शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी यूजली फॉलो द 5 पार्ट स्ट्रक्चर कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 एक्ट। 5 एक्ट में लिखे जाते थे। पार्ट 1 एक्सपोजिशन, आउटलाइन ऑफ द सिचुएशन, जहाँ पे सिचुएशंस को दिखाया जाता था। इंट्रोड्यूसेस द मेन कैरेक्टर आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई द शेक्सपियर रोट ऑल ऑफ हिज प्ले इन बेसिकली इन द 5 पार्ट स्ट्रक्चर। इसमें क्यों लिखते थे? तो ट्रेजेडी ज़्यादातर 5 पार्ट में नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग टू द 5 एक्ट में। पार्ट 1 में जहाँ एक्सपोजिशन होता था, आउटलाइन दिखाई जाती थी सिचुएशन की, और इंट्रोडक्शन ऑफ द मेन कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार ही बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। द पार्ट 2 डेवलपमेंट होता था यहाँ कैरेक्टर का, कंटिन्यूस द एक्शन को मूव करवाया जाता था, एंड इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लिकेशन, और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाता। थर्ड पार्ट 3 में क्लाइमेक्स आने वाला होता था, ब्रिंगिंग एवरीथिंग टू अ हेड। अब सब कुछ और आगे मूव होने वाला है। इन दिस पार्ट द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑकर्स, प्रेसिपिटेटेड, सबके अलग अलग डायरेक्शन का रियल चेहरा दिखने लग जाता था, कौन क्या है। पार्ट 4 में फर्दर डेवलपमेंट होती थी, इज एन एग्जीक्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 3, और पार्ट 5 इज द फाइनल क्राइसिस ऑफ द एक्शन, रिजोल्यूशन यहाँ पे, और रिविलेशन। तो ये 5 हैं, तो यह एक अलग से स्लाइड है। तो 5 एक्ट प्ले शेक्सपियर की ध्यान रखना, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द राइटिंग कि 5 पार्ट में ऐसा क्यों रखा गया। तो इस स्लाइड को बिल्कुल नहीं आपको मिस करना, इसको जरूर देखना और ध्यान से। In Othello, the Shakespeare achieves the unity of action through Iago and weaves all the character into his web. बिल्कुल सही। देखो, टाइम, प्लेस और एक्शन, 3 यूनिटी, पर एक्शन का बहुत परफेक्ट यूज़ किया गया, सबको कंबाइन किया गया। इयागो का एक कोर एक्शन पार्ट है जो कि सबको वेब कर देता है, सबको फैब्रिकेट करेगा और सबको सेंट्रलाइज्ड कर देगा, ताकि एक तरह से डाउनफॉल हो सारे मेन कैरेक्टर का। तो सबको एक तरह से मैग्नेटाइज करने में, मैग्नेटिक कैरेक्टर है इवन इयागो का। ओथेलो इतना मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है, इयागो बहुत ही मैग्नेटिक कैरेक्टर है जो कि सबको अपने फ्लो में कहीं ना खींचता जाता है, और हर चाल परफेक्ट एग्जीक्यूट हो रही है। और कोइंसिडेंस है बेशक, पर फिर भी एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्ट है।
तो आप यहाँ पे रोको और एक बार देखो किस तरह से एग्जीक्यूट किया है इयागो ने, ठीक है। एमिलिया एंड इयागो का कन्वर्सेशन मैंने दिखाया था एट द एंड, कितना हाई इंटोनेटेड साउंड में रखा गया है। नाउ दिस इज़ द क्रिटिकल अप्रोच, आप बिल्कुल एंड में कंक्लूजन में डाल सकते हो, तो इसलिए क्रिटिकल अप्रोच का भी एक अलग से स्लाइड ऐड कर दी गई है। तो आप यहाँ से राइटिंग उठा सकते हो मेन पॉइंट कि हाँ भाई क्रिटिकल अप्रोच क्या है रिगार्डिंग टू ओथेलो। अब सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम हो अगर आप यहाँ पे तो जो भी है प्लीज़ रिक्वेस्ट यहाँ डालो। और आई थिंक ये MDU का सिलेबस है, अब किसी का भी सिलेबस हुई, अगर आपको कोई वर्क हो जो बिल्कुल डीप में समझना हो तो नीचे प्लीज़ कमेंट करो, एंड ऑल्सो स्टेट द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी का नाम जरूर यहाँ मेंशन करना। एनालाइजिंग द विलियम शेक्सपियर ओथेलो क्रिटिकली इन्वॉल्व द एक्सप्लोरिंग द थीम, द कैरेक्टर, द लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है इन शेक्सपियर स्टाइल ऑफ राइटिंग। लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रखा है, ड्रामेटिक टेक्निक्स बहुत अच्छी यूज़ है, जैसे हाइडिंग सीन, हैंकरचीफ सीन, और वो बियान का जो उससे बात कर रही है कैशियो से, वो हाइडिंग टेक्निक होता है, और हैंकरचीफ सीन होता है, कोइंसिडेंसेस, ठीक है। और लैंग्वेज हमने देखा जैसे हम डायलॉग कर रहे हैं तो कितना स्ट्रॉन्ग, इवन जैसे सेटन को दिया गया इन पैराडाइज लो, द सेम इज फॉर द इयागो इन ओथेलो। Othello tells the complexities of the human nature, destructive power. The protagonist, Othello, a Moorish general in the Vietnam army. Shakespeare portrait of Othello raises the question about the identity and the self-perception. Identity का भी है, जब देखो जो ID जब डिसॉल्व हो जाता है इंसान का, दैट लीड्स द सुसाइड, तो सुसाइड वहीं से होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द आइडी इज द सुसाइड। जब आपको पता ही नहीं आपकी क्या वैल्यू है इन समाज में, तो आपको कहीं ना कहीं जो वुमेन को एज एन कंसिडर किया जाता है कि टू बी दी ऑनेस्ट, है ना, वो आगे मैं डिस्कस और करूँगा क्या है ये, ठीक है। तो अब ये कॉन्ट्रास्ट है मेल कैरेक्टर एंड फीमेल कैरेक्टर, लिख सकते हो आप। Perfection and the language in the Othello is richness, complexity. The Shakespeare employing the poetic words to convey the character emotion, inner conflict को दिखाया गया है, social hierarchy of the time दिखाया गया है, and the Othello is tightly woven with the plot unfolding a series of the careful orchestrated events and escalate towards the tragic conclusion। कितनी प्यारी लाइन लिखी है। soliloquy कई जगह यूज़ किया गया है। soliloquy का मतलब जैसे soliloquy होता क्या है, यानी एक सिंगल पर्सन स्टेज पे होगा और वो बोलेगा, ठीक है, दैट्स अ मोनोलॉग, टाइप ऑफ द मोनोलॉग, वो बोलेगा, पर बाकी कैरेक्टर्स को, यानी उसी प्ले के, उसी ड्रामा के बाकी कैरेक्टर्स को नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है। जैसे इयागो प्लान कर रहा था कि वो कैशियो को भी, इयागो प्लान कर रहा था वो रोड्रिगो को भी मारेगा, पर वो आके पीछे मोनोलॉग बोल रहा है कि रोड्रिगो ख़त्म करेगा, पर बाकी कैरेक्टर्स को नहीं पता ड्रामा में कि इयागो जो है वो रोड्रिगो को भी हटा देगा, पर ऑडियंस जानती है इन फॉर्म ऑफ मोनोलॉग। जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो मोनोलॉग बोल रहा है, बेशक उसके अनकॉन्शियस फ्रेम में चल रहा है, वो अंदर ही अंदर बोल रहा है, पर ऑडियंस जानती है ये, पर बाकी जो कैरेक्टर्स है ऑन स्टेज वो नहीं जानते। दिस इज़ soliloquy, और soliloquy का बहुत अच्छा यूज़ किया गया। इवन कई उसमें ओथेलो भी आके soliloquy यूज़ कर रहा है कि मैंने मारा, सही किया कि नहीं किया, ये सही था नहीं था, पर बिल्कुल सही किया मैंने। इवन हमें इयागो भी कई जगह soliloquy करता हुआ दिखा है इसमें। एंड एज ए कंक्लूज़न एक बारी देख लेना, बहुत प्लीज़ ऐड करके आना अगर आप देखोगे, या तो एंड से कंक्लूज़न लिखना नहीं होता, हेडिंग नहीं बनाना आपको कंक्लूज़न का, क्योंकि यू आर राइटिंग द लिटरेचर में हेडिंग नहीं होती, मैंने पॉइंट्स नहीं है, बट स्टिल ऐसे लिख सकते हैं द कंक्लूजन द ओथेलो रिमेन्स अ टाइमलेस ट्रेजेडी दैट इनवाइट्स अ क्रिटिकल एनालिसिस and from the various perspective by exploring its theme, characters, language, dramatic techniques, and the gains and a deeper insight into the Shakespearean's exploration of the human nature and the complexities of the interpersonal relationship। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, तो प्लीज़ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लो और याद कर लो और समझ भी लो। समवट डिस्कशन, कुछ डिस्कशन है, बस एक स्लाइड होगा, मैं डिस्कशन बेसिकली ऑनेस्ट के लिए करूँगा, यहाँ पे ऑनर और ऑनेस्ट के लिए करूँगा। तो जैसे आप मूव करते हो तो यहाँ पे है ना ऑनेस्ट बोला गया है, द सेम इज ऑनेस्ट, मोर देन 50 टाइम्स, 50 से भी ज़्यादा बारी ऑनेस्ट टर्म का यूज़ किया गया है। टू बी दी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, फॉर द इयागो दैट यू शुड बी दी ऑनेस्ट, यू इयागो बी ऑनेस्ट, ये कैसे बोला गया, इवन बाय फ्रॉम द साइड ऑफ द एमिलिया, और कई उसे इवन कैशियो एंड द रोड्रिगो, कई बारी यहाँ पे बोला गया है इयागो को कि ऑनेस्ट। अब देखो ऑनेस्टी यहाँ पे दो चीज़ लीड करवाती है, फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग। अगर पहली बारी में बात करते हैं तो ऑनर द ऑनेस्टी, तो अगर हम मेल कॉन्टेक्स्ट में समझे ऑनेस्टी को, अगर मेल कॉन्टेक्स्ट में ऑनेस्टी को समझेंगे तो इट मीन दैट वेलिएंट, प्राउड, पावरफुल, ये सब है, एंड टू बी ट्रूथफुल, के सच बोलना है, दिस इज़ द ऑनेस्टी फ्रॉम द मेल साइड। और अगर जेंडर बायसनेस देख रहे हैं, अगर फीमेल की तरफ अगर हम जाके ऑनेस्टी बोलते हैं, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद, या हम कहें 1-to-1 रिलेशनशिप विद द वर्जिनिटी, द टू बी वर्जिन, टू बी फिडाइल,
कि फिडाइल होना है, यानी एक तरह से वर्जिन रहना है, तुम्हें साथ निभाना है, दैट इज़ द ऑनेस्टी फॉर द फीमेल। सेम वर्ड 50 टाइम्स यूज हुआ है, पर फॉर द मेल कॉन्टेक्स्ट इट स्टैंड्स फॉर द डिफरेंट मीनिंग एंड फॉर द फीमेल इट स्टैंड्स अ टोटली डिफरेंट मीनिंग, दैट इज़ हियर द जेंडर बायसनेस। इसीलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ इस इस प्ले को और ड्रामा को बहुत अच्छे से समझो। दे इज़ द परफेक्शन है ना, कई जगह अगर मैंने इसको नॉवल बोल दिया हो तो समझ जाना इट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ड्रामा है ये ड्रामा, ठीक है। और प्ले भी बोल सकते हैं मॉडर्न सिनेरियो में, अगर आप अलग अलग मशीन्स और टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्ले। तो ड्रामा एंड प्ले माना जा स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा है, इसीलिए ड्रामा एंड प्ले कंसिडर किया जाता है। पर ऑनेस्टी इतनी बारी यूज़ किया गया, ऑनर इतनी बारी यूज़ किया गया है, इसका मतलब सेम है, तो जो एक वर्ड है उसका अलग अलग मतलब कैसे, ठीक है। और फाइनली यहीं पे हमारा ये वर्क जो है वो फिनिश होता है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसके अलग अलग ट्रेसेस है और सारा कुछ कवर कर लिया है, इसलिए मैंने इट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द डिस्कोर्स। और अगर और भी कोई या किसी तरह के आपको प्राइवेट क्लासेस भी लेनी हो या कुछ भी हो, तो दिस इज़ माई ईमेल आईडी और ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, इसको प्लीज़ ज्वाइन करो। एंड फेसबुक आईडी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और प्लीज़ नीचे कमेंट्स जरूर करना कि आपको ये कैसी लगी हो चैनल, और अलग अलग क्या है, किस किस यूनिवर्सिटी में। अगर आपको कोई और भी चाहिए वर्क तो प्लीज़ 1 महीना या फिर 15 दिन मिनिमम पहले आप मुझे इन्फॉर्म करो, ताकि मैं उसको एक बहुत बेहतरीन उसके ऊपर वीडियो लेके आ सकूँ। और थैंक यू सभी को।